गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फाइनली आज हम स्टार्ट करते हैं व्यापम की क्लासेस। व्यापम में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स, है ना। सभी लोगों के मन में एक डर होगा कि ऑनलाइन समझ में आएगा कि नहीं आएगा। मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को ऑनलाइन समझाना। आज से और अभी से ऑनलाइन समझ में नहीं आएगा ये डर बिल्कुल निकाल दीजिए। मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को ऑनलाइन समझाना। बिल्कुल डर को खत्म कर दीजिए, निकाल दीजिए, बिल्कुल डर को निकाल दीजिए। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा, सच बता रहा हूं। आपको एहसास तक नहीं होने दूंगा कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन से बेहतर फील करोगे, मेरी जिम्मेदारी, मेरी गारंटी है। तो बस हमें बिल्कुल शानदार क्लासेस होने वाली है। शानदार एप्लीकेशन मतलब जो ऐप बनवाया ना, बहुत शानदार ऐप बनवाया है। बहुत मजा आने वाला आप लोगों को पढ़ने में। तो एक डर है ना, सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि वो जो डर है ना आपके मन में कि ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, कृपया करके बिल्कुल निकाल दें। बस मुझ पर ध्यान दें, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, बस मेरी क्लास आप देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं केवल पढ़ाऊंगा नहीं, रिवीजन भी करवा दूंगा, रटवा दूंगा। एक एक क्वेश्चन मतलब दूसरी चीज एक और है ना, ये क्लास हमारी क्या है, व्यापम की क्लास है। व्यापम की, एसएससी की नहीं है। क्या है, व्यापम। देखिए हमारा, मेरा पढ़ाने का स्पेशली क्या है, स्पेशली इंटेंशन ये है कि आपको केवल व्यापम के मैथ्स की क्लास मिल रही है। एसएससी के साथ मिक्सअप नहीं कर रहा हूं मैं। कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होता होगा कि एसएससी के लेवल की तैयारी करेंगे ना, थोड़े अच्छे लेवल की, तो व्यापम का मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, सही सोचे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमारा व्यापम का लेवल केवल इतना है, तो हम इतना सारा क्यों पढ़े। समझ आ रही बात। जो चीज व्यापम में आएगी ही नहीं, जिस लेवल का क्वेश्चन ऐसा 8-8 लाइन, 10-10 लाइन, 5-5, 6-6 लाइन का क्वेश्चन व्यापम में आएगा क्या, नहीं। जब उतने बड़े क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, तो हम क्यों पढ़े उस चीज को। समझ आ रही बात। तो सबसे अच्छा स्पेशली मैं केवल क्या पढ़ाने वाला हूं आपको यहां पर, व्यापम। कांस्टेबल, एमपीएसआई, लेबर इंस्पेक्टर, जेल प्रहरी, बाकी जितनी भी एग्जाम है सारी व्यापम की, प्योर व्यापम की मैथ्स की क्लास है ये। समझ में आ रही बात आप लोगों के ना। बिल्कुल मैथ्स का डर, यदि आपको मैथ्स से डर लगता है, कई लोगों को मैथ्स का फोबिया होता है, वो डर निकाल दीजिए। मेरी जिम्मेदारी है आपके दिमाग के अंदर गणित को ले जाके सेट करना है। व्यापम के अंदर मैथ्स में पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आओगे, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं बनाऊंगा आप लोगों को ऐसा कि व्यापम मैथ्स के अंदर हम पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आए। क्लियर। अरिथमेटिक हो एडवांस, अरिथमेटिक मतलब लाभ हानि, प्रतिशत, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, रेलगाड़ी, नाव, जितने भी टॉपिक है अरिथमेटिक में आते हैं। और एक एडवांस में क्या आता है, एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, अलजेब्रा, बीजगणित, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, ये सारे टॉपिक कहां थे, एडवांस में, है ना। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, सारे टॉपिक्स में आपको कवर करवाऊंगा, एक टॉपिक नहीं छोड़ने वाला। समझ में आ रही बात। और कुछ इस प्रकार में पढ़ाने वाला हूं कि आपको क्लास में ही रटवा दूंगा, लिटरली बता रहा हूं। मजा ला देंगे हम मैथ्स में, बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ऐसे मूवी देखते कि नहीं देखते आप लोग, उसी प्रकार से बस आपको मेरी क्लासेस देखना है डेली। समझ में आई बात। आज की हमारी पहली क्लास है ना। तो व्यापम की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर। अब बहुत सारी चीजें, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, है ना, कि व्यापम का लेवल, यदि हमारे व्यापम का लेवल इतना है तो ऑलरेडी मैं उसको 5 गुना करके पढ़ाऊंगा। यदि आपके मन में कोई डर हो कि यार एसएससी की तैयारी करेंगे तो ही व्यापम का मैथ्स बहुत अच्छे लेवल पे कवर होगा, ऐसा नहीं है। व्यापम का मैथ्स यदि इतना है तो उस व्यापम को व्यापम की जगह मैं 5 या 6 गुना करके आपके सामने रखने वाला हूं। इवन एडवांस मैथ्स भी, ऐसा नहीं है कि 3-4 पेज की शीट में मैं एडवांस मैथ्स खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं है। एडवांस मैथ्स को भी लिटरली बता रहा हूं, पूरा पढ़ाऊंगा। एसएससी प्री लेवल, एसएससी प्री लेवल तक का मैथ्स में कवर करवा दूंगा आपको यहां पर। समझ में आ रही बात है ना। लेकिन फोकस कहां होगा, व्यापम पर। बेवजह इरिटेशन नहीं होना है आप लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चन का, है ना। यदि 2 लाइन का क्वेश्चन आ रहा है तो हम 4 लाइन का, 5 लाइन का भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन 8 या 10 लाइन का नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात है ना। इतना लेवल है तो उसको 5 गुना करके पढ़ेंगे व्यापम के लेवल को। व्यापम के लेवल को 50 गुना करके नहीं पढ़ने वाले हम, बेवजह व्यर्थ नहीं। जो काम का है सिर्फ उतना,
समझ आई बात? हम ये भी देख रहे हैं कि भैया व्यापम के क्वेश्चंस का लेवल कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, तो व्यापम का लेवल जो है ना एट प्रेजेंट, उसको ऑलरेडी 5 या 6 गुना करके आपके सामने में रखने वाला हूं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ आई बात है ना? तो चलिए स्टार्ट करें, और कुछ चीजें बाकी, दूसरा एक और है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ मजा आ रहा है क्लास में उसके लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ मजा आ रहा है क्लास में उसके लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, यहां पर हम रिजल्ट बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। ये उद्देश्य, ये विजन अपने दिमाग में आप लेकर चलें कि आप लोग यहां रिजल्ट बनाने के लिए पढ़ रहे हो। समझ में आ रही बात आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं ना? रिजल्ट बनाना है। अब रिजल्ट बनाने के लिए कैसे पढ़ा जाए, है ना, रिजल्ट बनाने के लिए कैसे पढ़ा जाए, तो अब सुन लेना मेरी बात। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, है ना, मैंने सीआई की पीडीएफ, सीआई की शीट आपको दी है मेरे एप्लीकेशन में। जब अपने बेच को आप ओपन करेंगे ना, है ना, तो उस बेच के अंदर स्टडी मटेरियल नाम का आएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, बेच को ओपन करेंगे, बेच को ओपन करने के बाद फिर स्टडी मटेरियल के नाम से वहां पर आएगा, है ना। स्टडी मटेरियल में आप देखेंगे मैंने आपको शीट दी हुई है पीडीएफ। पहला टॉपिक हमारा सीआई है, चक्रवृद्धि ब्याज है ना। अब दूसरे लोग, कई लोगों को प्रॉब्लम है कि सर हम ये टॉपिक पढ़ चुके, वो टॉपिक पढ़ चुके, हमारा यहां से स्टार्ट होना चाहिए। तो सुन लीजिए मेरी बात, है ना, कोई बात नहीं, फिर से मैं सीआई से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर से रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, सॉरी, फिर से मैं सीआई स्टार्ट कर रहा हूं, फिर से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में घर बैठे बैठे, सच बता रहा हूं मैं ना। फिर से सीआई से स्टार्ट करूंगा मैं, फिर से आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं एक प्रकार से, ये माने आप लोग, है ना। सीआई से स्टार्ट कर रहा हूं अरिथमेटिक, और लगभग 10 या 15 दिन बाद से आपकी एडवांस की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। एडवांस मैथ्स यानी कि ये वाला ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, समझ में आ रही बात? अभी हम अरिथमेटिक से स्टार्ट कर रहे हैं, 10-12 दिन 15 दिन में अरिथमेटिक पढ़ेंगे, उसके बाद 10-12-15 दिन के बाद से एडवांस मैथ्स भी आपका पैरेलल स्टार्ट हो जाएगा। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीआई से स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत अच्छे से मजे लेकर पढ़े, क्योंकि जिन लोगों ने सीआई पढ़ा हुआ होगा ऑब्वियसली 3-4 महीने में आप लोग भूल गए होंगे। तो रिवीजन के तौर पे देखिए, रिवीजन के तौर पे देखोगे बहुत मजा आएगा, सारी चीजें मेमोराइज हो जाएंगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें, हम चक्रवृद्धि ब्याज सीआई से स्टार्ट करते हैं ना। लेकिन उसके पहले एक और चीज बता दूं, मैं अभी जिक्र कर रहा था कि हमें रिजल्ट के लिए पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है? हमें रिजल्ट के लिए पढ़ना है। तो रिजल्ट के लिए पढ़ने का तरीका क्या है? जो भी मैंने पीडीएफ या शीट आपको दी है ना स्टडी मटेरियल में, स्टडी मटेरियल जब आप अपने बैच को खोलेंगे, बैच को खोलने के बाद वहां थोड़ा सा नीचे जाएंगे, स्टडी मटेरियल नाम का ऑप्शन आएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सीआई की शीट मिलेगी और आंसर शीट भी मिलेगी। समझ आई बात है ना? सीआई की शीट के पीछे आंसर शीट लगी हुई है, अटैच्ड है ना। तो जो सीआई की शीट मिलेगी ना, उस शीट के क्वेश्चंस में यहां पर करवाने वाला हूं आपको, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा टॉपिक और उसके बाद उस शीट के क्वेश्चंस में यहां पर लाइन बाय लाइन आप लोगों को करवाने वाला हूं, है ना। और जो होमवर्क मैं दूं, जो होमवर्क मैं आप लोगों को दूं, वो होमवर्क आपको डेली करना है। यदि होमवर्क के क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं तो पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद लास्ट में क्लास बनाऊंगा मैं, जिसमें होमवर्क के सारे क्वेश्चंस जितने भी बचे होंगे वे सारे सवाल मैं आप लोगों को करवाऊंगा। समझ आई बात? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक और, यदि आपको कोई डाउट्स आते हैं, डाउट्स की बात कर ले, डाउट्स जो आते हैं सर डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, तो यदि डाउट्स की बात करें, है ना, तो मेरा जो एप्लीकेशन है ना, मेरा जो ऐप है, उस ऐप में नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे 3-4 ऑप्शन है। 3-4 ऑप्शन में डिस्कशन नाम का ऑप्शन है, डिस्कशन नाम का ऑप्शन। डिस्कशन नाम के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, है ना, तो क्लिक करने के बाद वहां पर अपने डाउट का फोटो लेकर अपलोड कर दीजिए, है ना। जब डिस्कशन पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा अपलोड इमेज, है ना, अपलोड करो अपने डाउट को। अपलोड पे क्लिक करोगे तो वहां से फिर फोटो ले लेना अपने डाउट का, और फोटो लेने के बाद उसको वहां पर सेंड कर देना, है ना। 24 घंटे के अंदर अंदर उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लियर? बाकी दूसरी चीज ये, हम इतने सारे क्वेश्चंस यहां करवा दूंगा आप लोगों को कि डाउट्स संभव ही नहीं हो पाएगा, डाउट्स आएगा ही नहीं, मैं रटवा दूंगा। मैं बोल रहा हूं ना, ये जो पूरा गणित है ना, अरिथमेटिक प्लस एडवांस, ये उठाकर मैं आपके दिमाग में फिट करूंगा। मेरी जिम्मेदारी, आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए करते स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई पॉइंट छोड़ा तो नहीं ना? सारे डाउट्स क्लियर हो गए आपके, है ना। होमवर्क वाली चीज क्लियर हो गई। केवल व्यापम की स्पेशल क्लास है, व्यापम का लेवल को 5 गुना करके पढ़ेंगे, ऑलरेडी हम समझ आई बात है ना। और ऑनलाइन, हाँ एक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन क्लास के बहुत सारे फायदे हैं, पता है आप लोगों को। ऑनलाइन क्लास का एक फायदा यह है कि आप इस क्लास को डबल डबल देख सकते हो। समझ आ रही बात है ना? इस क्लास को आप डबल डबल रिपीट करके देख सकते हैं, बहुत बड़ा फायदा है। मैंने इस क्लास को 2 बार देखने का एक्सेस आपको दिया है। इस क्लास को आप 2 बार देख सकते हैं। 2 बार देखने का मतलब क्या हुआ ये सुन लो आप पहले। जैसे ये क्लास 1 घंटे की हुई, ध्यान देना है ना, जैसे क्लास आपकी 1 घंटे की हुई 60 मिनट की, ध्यान दीजिएगा एक एक बात में क्या कह रहा हूं। जैसे क्लास आपकी 1 घंटे की हुई 60 मिनट की, तो मैं आपको 2 बार देखने का एक्सेस दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि 60 मिनट की क्लास को आप 120 मिनट देख सकते हो। कितने मिनट? 120 मिनट आप देख सकते हैं। 2 बार देखने का मतलब ये 120 मिनट यदि आपने स्टार्टिंग किया, स्टार्टिंग का 10 मिनट देखा और उसी 10 मिनट को 60 मिनट तक गए ही नहीं, स्टार्टिंग के 10 मिनट को ही यदि आपने 10 मिनट बार बार रिपीट कर करके उसी स्टार्टिंग के 10 मिनट के क्लास को रिपीट कर करके यदि 12 बार देख लिया तो 12 गुणा 10 120 मिनट वहीं कवर हो जाएगा। समझ में आई आपको बात मैंने क्या कहा है ना? तो 2 बार एक्सेस का मतलब 60 मिनट की क्लास है तो 60 दूनी 120 मिनट आपको देखने का मिलेगा। ये 120 मिनट कैसे खर्च करना है आपको रिपीट कर करके ये आपको देखना पड़ेगा। समझ आई बात? क्लियर है ना? तो एक ही चीज को आप कितनी बार देख सकते हो? 2 बार। क्लियर? यदि 5 मिनट की क्लास को आपने बार बार रिपीट कर करके 24 बार देख लिया तो 24 पंजे 120 मिनट, वो 5 मिनट की क्लास में 120 मिनट आपका पूरा हो जाएगा, है ना? तो सीधी सी बात है, हम 5 मिनट की क्लास को 24 बार तो देखेंगे नहीं, है ना? उसको स्क्रॉल करके दूसरी बार बस देखेंगे, तीसरी बार भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नोट्स बना सकते हैं, जैसा करना है वैसा कर सकते हैं। समझ आई बात? क्लियर है इतनी सी, है ना? तो कोई टेंशन नहीं है ना? जब आप ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं ना, ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें होता क्या है ऑफलाइन में कि बोलना पड़ता है, सर रिपीट कर दीजिए। यहां बोलना नहीं पड़ेगा, कर्सर को पीछे ले जाके रिपीट करके देख लीजिए क्लास को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सुविधा रहेगी। जब क्लास में डाउट आता है हम क्या बोलते हैं? सर फिर से समझा दो, सर रिपीट कर दो। व्यापम में तो हमारा बहुत फेमस डायलॉग है, सर रिपीट कर दो। पीछे से चुपके से छुप के कोई इंसान बोलता है सर रिपीट कर दो। कैसा लगता है टीचर को? पता है आप लोगों को, इतनी मेहनत करके जी जान लगा के उस चीज को समझाओ, पसीना पसीना हो जाए टीचर, और फिर लास्ट में नीचे से पीछे से कोई बोलता है धीमे से कि सर रिपीट कर, शक्ल नहीं दिखाता, वो बोलता सर रिपीट कर दीजिए। जैसे ही टीचर सुनता है रिपीट कर दीजिए, कितना बुरा लगता है पता है आप लोगों को? कितना गुस्सा आता होगा। लेकिन ये टेंशन आपको यहाँ नहीं है, क्लास को आप 2 बार रिपीट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना? समझ आई बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस, है ना? आता हूं मैं, और कोई पॉइंट तो छोड़ा नहीं ना मैंने, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, है ना? सीआई से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत मजा आने वाला है। अरिथमेटिक एडवांस दोनों पढ़ेंगे, व्यापम की सारी एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, है ना? रटवा दूंगा मैं आपको। चलो देखो व्यापम। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, है ना? 1 घंटे की क्लास मिलेगी रेगुलर आपको, है ना? चलिए देखिए, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करूंगा मैं, है ना? टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आप लोगों को। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम सीआई, है ना? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर? अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में इतना तो सुना ही होगा, एक साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना? जिस ब्याज से लोग डरते हैं, घबराते हैं, वो होता है कंपाउंड वाला इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इतना तो आपने सुना ही होगा। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि वो वाला ब्याज जिससे लोग डरते हैं, या फिर आपने इतना जरूर सुना होगा चक्रवृद्धि ब्याज मतलब वो वाला ब्याज जहां ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। समझ आई बात, है ना? वो चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, कैसा है। कोई दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूं बस उस पर ध्यान दो, बहुत मजा आएगा, बहुत इजीली, बहुत शॉर्ट में। मैं बेसिक भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बना कैसे ये भी बताऊंगा, पूरा गणित खोल कर रखूंगा आपके सामने, मजा आ जाएगा। एक वो होता है ना, मतलब तृप्ति हो जाती है बिल्कुल। देखिए, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 रुपए उधार लिए, मैंने ना 1000 रुपए। देखो ब्याज बनता तब है जब उधार लेंगे, है ना? कितने रुपए उधार लिए मैंने? 1000 रुपए। मेरे पास पैसा नहीं है ना? पैसा नहीं है, घर कैसे चलेगा, है ना? कल, आज का तो हो गया, कल का खाना मेरे घर में कैसे बनेगा, सुबह और शाम का? तो उसके लिए मैं आज शाम में एक व्यक्ति से 1000 रुपए उधार लेके आया, है ना? 1000 रुपए उधार लिए मैंने 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। एक उदाहरण ले रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज को समझाने के लिए। समझ आ रही बात है ना? क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज की पिक्चर दिखा रहा हूं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लगता है, क्या होता है, कैसा होता है। फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ट्रिक्स पर आएंगे, है ना? ठीक है, चलिए। 10% से मैंने उधार लिया 1000 रुपया। कितने परसेंट से? 10% से। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। क्लियर है ना? चलिए, तो ब्याज की बात करें, चलिए, तो 1000 रुपए पे 10% से 10% से 2 साल के लिए मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पर 1000 रुपए उधार लिए। क्लियर है? इतनी सी बात है ना? ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। लगाए ब्याज कितना बनेगा, है ना? तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में इतना तो सुना होगा कि मूल के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज, है ना? मूल
प्रिंसिपल यानी कि मूल, मूल के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज, है ना, मूल के साथ साथ ब्याज पर ब्याज दोनों मिलेंगे तब जाके बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। मूल, पी मतलब मूल, प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, है ना, मूल प्रिंसिपल, है ना, और आई मतलब इंटरेस्ट, ब्याज, आई मतलब इंटरेस्ट, ये देखो ना आई का मतलब, ये आई का मतलब ये देखो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। समझे कि नहीं समझे बात को? तो मूल के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज। जो उधार लिया 1000 रुपये उसके ऊपर तो ब्याज लगेगा ही, लेकिन क्या एक्स्ट्रा है, क्या एडिशनल है जो इसको चक्रवृद्धि वाला ब्याज बनाता है? ब्याज के ऊपर ब्याज। तो मूल पे तो ब्याज लगेगा ही, मूल यानी कि 1000। भैया जो उधार लिया उसके ऊपर ब्याज लगाओ ना यार आप, लेकिन नहीं, जो उधार लिया उसके ऊपर तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ साथ ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। ये एडिशनल है, ये एक्स्ट्रा है जो इसको चक्रवृद्धि ब्याज बनाता है ना। तो मूल पर तो ब्याज लगेगा, इसके साथ साथ ब्याज पर भी क्या लगेगा? ब्याज। दोनों जुड़ेंगे तब जाके बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होती। पहले साल में सिर्फ मूल पर ब्याज लगे। किस पर लगेगा? मूल पर। ब्याज के ऊपर ब्याज पहले साल में नहीं लगेगा, पहले साल में सिर्फ मूल पर ब्याज लगेगा। क्योंकि ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाने का मतलब है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाने का मतलब ही कि पहले से कोई ब्याज होना चाहिए जिसको पकड़ के उसके ऊपर लगा रहा हूं मैं ब्याज। ब्याज के ऊपर ब्याज का मतलब क्या होता है कि पहले से कोई ब्याज होना चाहिए जिसको पकड़ के मैं उसके ऊपर आज में लगाऊं ब्याज। इसे कहते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज। लेकिन पहले साल में तो आप ब्याज बनाना, इंटरेस्ट बनाना चालू ही कर रहे हैं। जब पहले साल में ब्याज बनाना चालू ही कर रहे हैं, क्या इसके पहले से कोई ब्याज है जिसके ऊपर आप आज में ब्याज लगा सके? नहीं। इसलिए पहले साल में किसी ब्याज के ऊपर ब्याज पहले साल में नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से कोई ब्याज है ही नहीं जिसके ऊपर हम ब्याज लगा सको। समझ आई बात? इसलिए पहले साल में ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। पहले से कोई ब्याज होना चाहिए जिसके ऊपर ब्याज लगा सकूं, तभी ब्याज के ऊपर ब्याज पॉसिबल होगा, है ना। तो पहले साल में तो आप इनिशिएट ही कर रहे हो, स्टार्ट ही कर रहे हो, इसलिए पहले साल में सिर्फ मूल पर ब्याज लगेगा, मूल पर, है ना। तो मूल क्या है? 1000। तो 1000 का 10% कितना आएगा? 100 रुपए। कैलकुलेशन से डरने की जरूरत नहीं है, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं सिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा, मैं रटवाऊंगा आप लोगों को, मजा आ जाएगा पढ़ने में। देखिए यहां पर, है ना। तो पहले साल में केवल मूल पर ब्याज लगेगा 10%, 1000 का 10%। ये देखो 1000 का 10%, है ना। परसेंट जब हटता है ना। एक बेसिक चीज बता रहा हूं। परसेंट जब हटता नीचे 100 लगता, 2 0 से 2 0 गया, 10 into 10 बताओ 100 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? तो 1000 का 10% का वैल्यू बताइए 100 रुपए आया कि नहीं आया? समझ रहे हो बात को? या फिर किसी का भी 10% निकालना, उसमें से एक 0 हटा दो, है ना। किसी का भी 10% निकालना, उसमें से एक 0 हटा दो आप, तो 1000 का 10% 100 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? तो पहले साल में सिर्फ मूल पर ब्याज लगा, ब्याज के ऊपर ब्याज पहले साल में नहीं लगा। दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज की डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। दूसरे साल में मूल के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो 1000 का 10% कितना हुआ? 100 रुपए। 1000 का 10% कितना हुआ? 100 रुपए, है ना। मूल पे ब्याज, ब्याज पर ब्याज। अब मैं कौन से साल के अंदर हूं? दूसरा साल। ये दूसरे साल के अंदर हूं मैं। कौन से साल के अंदर हूं मैं? ये दूसरे साल के अंदर हूं मैं, है ना। क्या दूसरे साल में ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा? तो ब्याज के ऊपर ब्याज तब लगता है जब पहले से कोई ब्याज हो। क्या दूसरे साल के पहले से कोई ब्याज है जिसपे मैं आज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगा सकूं? यस। ब्याज के ऊपर ब्याज लगाने का मतलब पहले से कोई ब्याज होना चाहिए जिसको पकड़ के उसके ऊपर आप लगा रहे हो ब्याज। क्लियर? तो पहले से कोई ब्याज है 100 रुपए, है ना, इसके ऊपर ब्याज लगेगा, है ना। तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगाने का मतलब है पहले से कोई ब्याज है जिसके ऊपर आज में लगेगा ब्याज। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, है ना। तो 100 का 10% बताइए 10 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हमारे व्यापम वाले मेधावी इंटेलिजेंट विद्यार्थियों, समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा बोर हो जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत मजा आएगा आगे आप लोगों को, है ना। इधर देखो, है ना, सभी को साथ में लेके चलना है हमें। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात है ना। तो आप ही देख रहे हैं मैं 1000 रुपए उधार लेके आया। समझ में आई परिभाषा आपको? पहले साल में देखो ब्याज केवल 100 रुपए बना, लेकिन दूसरे साल में 100 + 10 110 बना। कहते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज में, CI में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट हर साल बढ़ता ही जाता है। बताइए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट केवल 100 था, 100 था। सेकंड ईयर में 100 + 10 110 हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? पहले साल से दूसरे साल में ब्याज क्यों बढ़ गया? सब कुछ आपके सामने खुला रखा है। ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाने से 100 + 10 110 हुआ कि नहीं हुआ? तो ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाने से राशि बढ़ती जाती। क्लियर? ये 2 साल का मैं एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए, भी 3 साल 4 साल सब पढ़ाऊंगा मैं, एक एक चीज बताऊंगा मैं, कुछ ना छोड़ूंगा, है ना। तो इधर देखिए, पहले साल में 100 रुपए, दूसरे साल में 110 रुपए। मिटा देता हूं, दिख ही रहा है 100 रुपए 110 रुपए, है ना। अब देखिए क्या है कहानी,
क्लियर है ये, है ना। अब देखिए 1000 रुपए मैंने उधार लिए थे, 1000 रुपए कितने साल के लिए उधार लिए थे मैंने, 2 साल के लिए मैंने 1000 रुपया उधार लिया था। तो 2 साल में मेरे सर पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना देखो जरा, कंपाउंड इंटरेस्ट 210 रुपए बना क्या। 2 साल में मेरे सर पे चक्रवृद्धि ब्याज 100 प्लस 100 प्लस 10 210 बना के नहीं बना, है ना। और ये ऊपर वाला जो कॉलम है ना 100 100 100 100 100, इसे कहते हैं साधारण ब्याज। बताओ साधारण ब्याज यहाँ का 200 रुपए है क्या, बोलो समझे क्या इतनी सी बात आप लोग, है ना। साधारण ब्याज कितना है, 100 प्लस 100 200 रुपए है कि नहीं है, क्लियर इतनी सी बात है ना। चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए, बिल्कुल डरना नहीं है मैथ्स से, है ना। मुझ पे छोड़ दो आप, तो बस पिक्चर देखो बैठे बैठे, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए, साधारण ब्याज कितना है 200 रुपए, क्लियर है ना। साधारण ब्याज यानी कि जो हर साल एक जैसा है, ऊपर वाला जो पंक्ति होगा ना, ऊपर वाला रो जो होगा, ये ऊपर वाला रो क्या बताएगा, साधारण ब्याज, क्लियर है ना। तो 210 में से 200 गया तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है, डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस 10 रुपए है कि नहीं है बताओ। साधारण ब्याज डिफरेंस है ना, डिफरेंस अंतर, इसको डी से डिनोट करूंगा मैं ना, डिफरेंस को डी से, डी लिख देता हूं, डी यानी कि डिफरेंस, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। कुछ नहीं करना है, सीआई में से ये सीआई है चक्रवृद्धि ब्याज है ना, पूरा 1 2 3 तीनों मिला के चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज निकाल दो तो जो बचेगा वो फर्क ही तो है ना, दोनों का सीआई का डिफरेंस ही है ना, क्लियर। तो बताइए ये नीचे वाला जो सर्कल होगा इसमें जो वैल्यू होगा वो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। या फिर इसको मत देखो, अब छिपा लेता हूं इसको, सीधी सी बात है, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ लो, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा हमने 210 आया, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जोड़ा हमने 200 रुपीज आया, क्लियर। दोनों का डिफरेंस यूं भी 10 रुपए है कि नहीं है, CISI दोनों का डिफरेंस यूं भी 10 रुपए है कि नहीं है, है ना। तो हमें ये चाहिए, है ना, जब आपसे डिफरेंस पूछे ना, जब आपसे डिफरेंस पूछे, जब आपसे डी की वैल्यू मांगे, जब आपसे डी की वैल्यू मांगे, डिफरेंस का मान आपसे मांगे, तो सिर्फ डिफरेंस बताओ ना। डिफरेंस निकालने के लिए CI क्यों निकाले, SI क्यों निकाले। अरे भैया जब आपसे डी के बारे में पूछा जा रहा है, डी का घर कहां है, तो बेवजह CI के घर में क्यों घुस रहे हैं आप लोग, SI के घर में क्यों, दूसरों के घर में क्यों घुसोगे यार। जब आपको डी के घर का पता चाहिए तो आप CI के घर में क्यों घुस रहे हो, मारेंगे पकड़ के। और जब डी का पता पूछा जा रहा है तो आप SI के घर में क्यों घुस रहे हो, दूसरों के घर में घुसोगे तो मारेंगे लोग, ध्यान रखना, है ना। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब डी का वैल्यू मांगेगा तो हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि CI निकाल रहे हैं, SI निकाल रहे हैं, फिर दोनों का अंतर ले रहे हैं, तब डी का वैल्यू आ रहा है 10 रुपया, ऐसा नहीं। आपको डी के घर का पता मैंने दे दिया कि नहीं दे दिया। इस चित्र में 3 लोग हैं, 1 2 3, इन 3 में से डी का घर ये नीचे वाला गोला होगा कि नहीं होगा, हमेशा बताओ। इतनी बात समझे कि नहीं समझे। इस चित्र को अपने दिमाग में बैठा लो, सेट कर लो, पिक्चर बन जाना चाहिए कि भैया 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का चित्र कैसा है, 1 2 और 3, पहला साल दूसरा साल, बोलो 1 2 और 3, समझे कि नहीं समझे, है ना। इसमें यहां जो नंबर होगा वो हमेशा CISI का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। तो सीधे डी के घर का पता दे दिया मैंने आपको, डी के घर में घुसना, सीधे डी को उठा लेना, ये लो भैया डी का वैल्यू, बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है ना। तो CI, ये SI और ये डिफरेंस, बोलो क्लियर है, इतनी सी बात है ना। तो स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठा लो, पूरा मिला के CI होगा, ऊपर वाला रो SI होगा और यहां का वैल्यू डिफरेंस बताया, फिर इन दोनों का अंतर लोगे तो भी डिफरेंस आ जाएगा। समझ आई बात, क्लियर है ना। तो सबसे पहली चीज है ना, 2 सेकंड रुके, ये समझ में आ गया आपको, मिटा देता हूं, है ना, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। पहले हम न्यू खड़ी कर ले, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होती ना। दुबई गए आप लोग, दुबई में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पता आप लोग, बुर्ज खलीफा का नाम सुना आप लोगों ने, है ना। कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, सोचो उतनी बड़ी बिल्डिंग यदि खड़ी है तो उसके नीचे जमीन के अंदर कितना खोदा होगा आधार क्रिएट करने के लिए। वैसे ही हमारी भी तो बिल्डिंग बड़ी बनाना है। देखो अभी आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, सीधी सी बात है, आप भी जानते हो यार कि अभी आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, है ना, क्लियर। व्यापम तो अभी 1 साल में निकालो, उसके बाद IAS की तैयारी करोगे कि नहीं करोगे। बड़ी बिल्डिंग बनानी है, सबको बनानी है, मेरे को सब पता, आपके बारे में सब जानता हूँ, सब IAS की तैयारी करने वाले हो आप लोग। वो तो अभी टाइम खराब है इसलिए व्यापम के चक्कर में पड़ रहे हो। अभी 5-6 महीने व्यापम निकाल लोगे, फिर IAS की तैयारी करोगे, है ना। तो इधर देखो आप लोग, है ना, IAS की तैयारी करना कि नहीं करना, इधर देखो। चलो बातें कम काम ज़्यादा, अब सुनिए मेरी बात, है ना। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, CI क्या है, SI क्या है, D क्या है, क्लियर, इतनी सी बात है ना। एक और चीज, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, एक और होता है अमाउंट। अमाउंट यानी कि मिश्रधन।
अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन को, है ना, मिश्र धन, अमाउंट यानी कि मिश्र धन, क्लियर है ना, मिश्र धन है ना। अच्छा, उधार कितना लिया था आपने? 1000 रुपया उधार लिया था प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। मैंने बताया था ना आपको, मैंने 1000 रुपया उधार लिया, 1000 रुपए के ऊपर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, बताओ 210 रुपया बना के नहीं बना? तो 1000 प्लस 210 है ना। मैंने 1000 रुपया उधार लिया और 1000 रुपए के ऊपर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मेरा 210 रुपया बना के नहीं बना? दिख रहा होगा सभी लोगों को, है ना। तो 1000 प्लस 210 टोटल चुकाना कितना मेरे को? 1210। ये 1210 क्या होता है? मिश्र धन, है ना। मूल प्लस ब्याज दोनों को जोड़ेंगे तब जाके बनेगा मिश्र धन, है ना। बोलो समझे इतने सी बात आप लोग, है ना। तो कहने का मतलब अमाउंट यानी कि क्या होता है? ए मतलब अमाउंट होता है यानी कि मिश्र धन, है ना। मिश्र धन यानी कि सब मिला के उधार कितना लिया था? 1000, और 1000 के साथ ब्याज कितना दे रहे हो आप? 210। तो 1000 प्लस 210 बताइए मिश्र धन 1210 होगा कि नहीं होगा? क्लियर इतनी सी बात। तो कहने का मतलब ये है कि सारी कहानी 5 लोगों की है। मैं नाम लिख देता हूं साइड में, है ना, यहां पर 2 सेकंड रुकिए जरा। ये तो आप समझ ही गए, है ना, कि मूल के साथ साथ ब्याज, ये मिटा देते हो जो डेफिनेशन है इसका। अब देखिए थोड़ा सा बेसिक बात, पी का मतलब प्रिंसिपल, है ना। पी का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कि होता है मूलधन, है ना। मूलधन को हम डिनोट करेंगे पी से। किससे डिनोट करेंगे? पी से। और हमारी इस दुनिया का मूल पैसा, मूलधन, उधारी कितनी? 1000 रुपए, है ना। तो इस कहानी का मूल कितना है हमारा? 1000 रुपए, क्लियर। एक होता है रेट, रेट यानी कि दर, इसको हम आर से डिनोट करेंगे। ब्याज दर, इस दुनिया का ब्याज दर बताइए 10% है क्या हमारा? कितना है? 10%, क्लियर। टाइम यानी कि समय हो जाएगा, टाइम 2 साल है, 2 साल की उधारी है ना, 2 साल। मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को, है ना। टाइम यानी कि समय, समय कितना है आपका? 2 साल, 2 ईयर्स, है ना। 2 ईयर्स, 2 वर्ष या 2 ईयर्स, क्लियर, 2 वर्ष का समय है ना। और अमाउंट, ए मतलब होता है अमाउंट यानी कि मिश्र धन, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो थोड़े थोड़े कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको ध्यान रखना है कि भैया जो उधारी लेंगे उसको हमेशा प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन जो उधार लिया। ब्याज दर को रेट कहेंगे, दर आर बोलेंगे उसको। टाइम कितने समय के लिए उधार लिया उसको टी बोलेंगे, 2 साल, है ना। और ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज। लिख दूं क्या यहां पर, है ना। ऐसा ही मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई बोलते हैं ना, वैसे ही सिंपल इंटरेस्ट यानी कि होता है एसआई। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई, क्लियर। जैसे एसआई था ना, सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये साधारण ब्याज, समझ गए। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। डी मतलब डिफरेंस, डी मतलब सीआई माइनस एसआई, है ना। डी मतलब डिफरेंस, सीआई माइनस एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। और ए मतलब अमाउंट, मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि ब्याज सहित चुकाओगे कितना टोटल? 1000 उधार लिया, 1000 के साथ 210, है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। अब आपको एक चीज में यहां पर बता दो, विजिबल है ना, अच्छे से दिख रहा है सभी को, देखिए। अब एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैंने आपको क्या दिखाना चाहा यहां पर, ये स्ट्रक्चर है ना, कि सीआई कौन है, एसआई कौन है, डिफरेंस कौन है, ये सारी चीजें, है ना। थोड़ा सा 5 मिनट पेशेंस रखे, थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना, ठीक है। अब इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज 5 चीजों पर चलता है। कौन सी 5 चीजें? देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं। वो 5 चीजें कुछ इस प्रकार है कि, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट जो लिखा है ऊपर उसको तो मिटा देता हूं ना, मैं समझ गया ना, चक्रवृद्धि ब्याज ही पढ़ रहे हैं हम, है ना। अब देखिए कहानी क्या है। 5 लोगों की दुनिया है पूरा चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक। कौन 5 लोग? पी प्रिंसिपल, पी के बाद एसआई, एक पी है ना, एक एसआई है, एसआई, एसआई है ना, एक डी है ना, एक सीआई है, और एक अमाउंट है, मिश्र धन। ये सीआई खत्म हो गया आपका। चक्रवृद्धि ब्याज में ये 5 लोग होंगे, पी, एसआई, डी, सीआई और ए।
सबसे पहला मेरा कंसर्न ये है कि इन पांचों लोगों को आप पहचान गए इस पिक्चर में कौन क्या क्या है। पी मतलब प्रिंसिपल, जो उधारी लेते हो उसे मूल पैसा, प्रिंसिपल मूलधन कहते हैं। एसआई मतलब साधारण ब्याज। दिख रहा है कौन है एसआई? एसआई की पहचान हो गई यहां पर, कौन होगा एसआई? डी पहचान गए, डी कौन होगा? सीआई माइनस एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज। डी कौन होगा इस चित्र में? आप डी को पहचान गए, तीसरे मेंबर को। चौथा मेंबर चक्रवृद्धि ब्याज, पहचान गए चक्रवृद्धि ब्याज कौन होता है? पूरा का पूरा कलेक्शन चक्रवृद्धि ब्याज होता है, 100 110 210 चक्रवृद्धि ब्याज है ना। और ए को समझ गए, अमाउंट यानी कि क्या होता है? मिश्रधन। समझ आई बात? तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो दुनिया है हमारी पूरी, वो किसके ऊपर डिपेंड है? इन 5 मेंबर पर। इन 5 लोगों से बाहर चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ भी नहीं है, बस इन्हीं पे टॉपिक खत्म होगा। समझ में आई बात? सवाल कैसे बनेंगे? इनमें से कोई एक दिया होगा, कोई एक निकालना होगा, कोई एक दिया होगा, कोई एक निकालना होगा। इसकी बात बाद में करेंगे, छोड़िए। अभी सिर्फ मेरा इतना सा कंसर्न है आपको दिखाने का कि एक तो आपको ये 2 साल का स्ट्रक्चर बनाना आ गया। 2 साल के स्ट्रक्चर में से एसआई कौन है, डी कौन है, सीआई कौन है और अमाउंट कौन है, निकालना सीख गए 4 लोग आप, है ना। और पी किसे कहते हैं समझ गए कि नहीं समझ गए? 1 2 3 4 और 5, ये 5 मेंबर आपके सामने रखने थे मेरे को। समझ आई बात? क्लियर है ना। तो 1000 रुपए के ऊपर जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया, वैसे एक और स्ट्रक्चर दूसरी राशि के ऊपर बनाया था, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। आराम से इस क्लास को रोक के भी आप देख सकते हैं। क्लास को रोक लो वहां पर, जैसे जब वीडियो चलता है हमारे पास तो वीडियो हम क्लिक करके रोकते कि नहीं रोकते, रोकने के बाद फिर देख लेते हैं उसको पूरा आराम से और लिख लेते हैं, वैसे इसको रोक लो, पॉज कर दो, समझ आई बात, और आराम से लिख लो। समझ आई है ना, कोई इजी, बिल्कुल रिपीट करके भी देख सकते हो। 2 बार एक्सेस दिया मैंने आपको देखने का, है ना। चलिए अब देखिए यहां पर आपके व्यापम का मैथ्स इतना इजी है कि क्वेश्चन देखते से ही ओरली हो जाएगा, कुछ नहीं है, बहुत सरल है। मेरी जिम्मेदारी मैं रखूंगा आपके दिमाग में ले जाकर, आपको सिर्फ क्लास देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पैसा है 5000 रुपया, है ना, 5000, क्लियर। 2 साल के लिए उधार दिया मैंने 5000 रुपया, है ना, वही 10% पर, है ना। आपको निकालना है एसआई निकालना है, सीआई निकालना है, डी निकालना है, ए निकालना है, क्लियर। तो चलिए निकाल लेते हैं एसआई सीआई डी और ए, है ना। पहला साल और ये दूसरा साल, है ना। अब देखिए पहले साल में सिर्फ प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगेगा, मूल पर ब्याज। 5000 का 10% कितना होगा? 500। किसी का भी 10% निकालना, उसमें से एक 0 हटा दो। 5000 का 10% 500, है ना। 5000 का 10% 500 और ये ब्याज पर ब्याज लगेगा ना, तो 500 का 10% एक 0 हटा के 50 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? खत्म। ये इतना सा मैंने आपको सिखाया भी और कुछ नहीं। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपये बना आपका, 500 प्लस 50 है ना। और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपये बना, क्या कितना बना आपका? 1000 रुपये। और सीआई में से एसआई गया तो डिफरेंस 50 रुपये है कि नहीं है? बोलो क्लियर है इतनी बात। अब अमाउंट की बात करें, मिश्र धन अमाउंट, तो ब्याज सहित चुकाओगे कितना? उधार कितना लिया था? 5000। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना आपके सर पे? 1050, है ना। तो बताओ ब्याज सहित 6050 रुपए मिश्र धन आप चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे? समझ गए कहानी क्या सिखाया मैंने अभी तक, है ना। तो 2 साल के जरिए थोड़ा सा सीआई मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, है ना। ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, इतना बड़ा काम हमें क्वेश्चन में नहीं करना है, ओरली आंसर आएंगे एक एक लाइन में, क्लियर। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा क्वेश्चंस पर, क्लियर। अब मैं ट्रिक बताता हूं आपको, क्या ट्रिक है क्या नहीं है, सारी चीजें, है ना। आराम से मैंने पहली चीज आपको क्लियर कर चुका हूं कि सारी कहानी 5 लोगों की है, पी, एसआई, डी, सीआई और ए। इन 5 के बाहर हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया नहीं जाएगी, क्लियर। सिर्फ ये 5 लोग हैं हमारी दुनिया में, है ना। इससे बाहर हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, है ना। चलो अब देखो आगे, है ना। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे एक क्वेश्चन आया हमारे सामने, है ना। क्या क्वेश्चन आया? टाइम 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स, है ना। जैसे रेट आपको दिया है 10%, 10% ले लेता हूं ना, है ना। 10% नहीं है, चलो 12.5% लेते हैं। रेट है 12.5%, है ना। डिफरेंस आपको दिया है 10 रुपये, आपको निकालना है प्रिंसिपल। आप समझे कि नहीं समझे?
टाइम 2 साल, यानी कि 2 साल के लिए आपने कोई उधार लिया। देखिए ब्याज की दुनिया में जो क्वेश्चन बनेगा ना, ब्याज बनता ही तब है जब उधारी होती है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया में कोई भी सवाल आ जाए, प्रैक्टिकली पैसा उधार तो दिया गया होगा या फिर लिया गया होगा। बिना पैसा उधार लिए दिए चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया तो बनती ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होती है ना। तो वही दुनिया है कि 2 साल के लिए आपने कोई पैसा उधार लिया होगा, ये सवाल है। बताऊंगा इस सवाल की कहानी, कैसी लैंग्वेज में आएगा वो भी बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखें ना। ये सवाल है, टाइम कितना है 2 साल, रेट यानी कि दर, अभी बताया था मैंने, रेट यानी कि ब्याज दर 12.5% की दर से आपने 2 साल के लिए उधार लिया। जो भी उधार लिया होगा धन, उस उधारी पर 2 साल का डी कितना आया 10 रुपए। डी यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। डी यानी कि क्या होता है, डिफरेंस, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया 10 रुपए, और आपसे क्या मांगा है, प्रिंसिपल है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। ऐसा है कि टाइम है 2 साल, रेट है 12.5% है ना, और डिफरेंस कितना है 10 रुपए, आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल है ना। तो अब एक चीज आप यहां से ध्यान रखना कि सवाल कैसे बनेगा, सवाल कैसे बनेगा। ये 5 मेंबर देख रहे हो आप लोग, इसको हटा देता हूं। ये 5 मेंबर देख रहे हो चक्रवृद्धि ब्याज में, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं है ना, मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सवाल कैसे बनेगा, ये 5 लोग हैं ना, इन 5 में से किसी एक का वैल्यू दिया जाएगा और कोई एक आपसे पूछा जाएगा। इन 5 में से किसी एक का वैल्यू आपको दिया जाएगा, किसी एक का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में डी और पी है ना, डी और पी, यहां से किन 2 को लिया, डी को और पी को, इन दोनों को लिया है ना, पी को लिया, डी को लिया। ये देखो है ना, डी का वैल्यू दिया है, पी का वैल्यू आपसे निकालने को बोला है, फाइंड करने को बोला है। समझ आई बात। तो मैं क्या बता रहा हूं, सवाल कैसे बनेगा, इन 5 में से किसी एक का वैल्यू आपको दिया जाएगा और किसी एक का वैल्यू आपको निकालने को बोलेगा। समझ आई बात है ना। तो ये सवाल कैसे बना, इस सवाल में भी देखो इन 5 में से 2 लोगों को लिया है, 2 लोगों में से डी का वैल्यू दिया है, पी का वैल्यू आपको निकालना है। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट ये समझे कि सवाल कैसे बनेगा। हो सकता है साधारण ब्याज दे दे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को बोले, हो सकता है मिश्र धन दे दे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को बोले। मतलब बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन्हीं 5 लोगों से बनने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। समझ आई बात आपको। अभी सिर्फ हम इन 5 में से किन 2 को सेट करेंगे, पी और डी को। इन 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट है पी और डी के क्वेश्चन। समझ आई बात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पी और डी के क्वेश्चन की। क्लियर। सबसे पहले अब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे तरीके हैं ना, बहुत सारे तरीके। इस क्वेश्चन को करने के 4 से 5 तरीके हैं ना। आराम से जो जो मैं बता रहा हूं बस वो आपको सीखना है ना। अब देखिए यहां पर 12.5% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, 1/8 है ना। 12.5% का भिन्न रूप क्या होता है, 1/8। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात है ना। 12.5% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/8। तो थोड़े से फ्रैक्शन में आपको लिखवा देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा 16 2/3% कितना होता है, 1/6। थोड़ा सा इधर लिख देता हूं है ना। 2/3% कितना होता है, 1/6 है ना। 14 2/7% कितना होता है, 1/7। कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। 12.5% का फ्रैक्शन फॉर्म 1/8। 11 1/9% का फ्रैक्शन फॉर्म 1/9। 9 1/11% का फ्रैक्शन फॉर्म 1/11 है ना। और इसके बाद जैसे 10% होता है 1/10, 5% होता है 1/20, 15% होता है 3/20 है ना। बस इसी प्रकार से और ले 8%, 25% होता है 1/4 है ना। बस बहुत है, इतना ही आपको देखना है अभी है ना। ये क्या किया मैंने, ये कुछ प्रतिशत के फ्रैक्शन फॉर्म मैंने आपके सामने लिख दिए। समझ आई बात। कुछ प्रतिशत के फ्रैक्शन फॉर्म मैंने आपके सामने लिख दिए। 16 2/3%, 1/6, 14 2/7%, 1/7। इससे क्या फायदा मिलेगा, जैसे हमारे सामने 16 2/3% आया, 16 2/3% आया, इस 16 2/3% को हम क्या पढ़ेंगे, 1/6। याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए कि 16 2/3% कितना होता है, 1। जैसे 12.5% में को याद है कितना होता है, 1/8 है ना। तो जब परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म याद होगा ना तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
मतलब शॉर्ट करेगा क्वेश्चन को थोड़ा सा। समझ आई बात है ना? 16/2/3% कितना होता है? 1/6। क्लियर? 14/2/7% कितना होता है? 1/7। देखो ये कितना बेकार सा दिख रहा है 12.5%, लेकिन जैसे इसको 1/8 करा कितना इजी हो गया। समझ आई बात? तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है ना। तो 14/2/7% जैसे सामने आपको रटा हुआ होना चाहिए 1/7, 12.5% जैसे सामने आया आपको रटा हुआ होना चाहिए 1/8। समझ में आई बात? क्लियर? अब सवाल ये उठता 16/2/3% 1/6 कैसे हुआ? कोई जादू नहीं है, सॉल्व करके हुआ। 16/2/3% को हल करें, 3 × 16 48, 2 50, 50/3% है ना। अब परसेंट हटेगा, परसेंट जब हटता है तो नीचे में क्या लगता है? 100। परसेंट जब हटता है तो नीचे में क्या लगता है? 100। क्लियर? तो 50 से एक बार, 50 से 2 बार, तो अब देखिए आप 1/3 × 2 बताइए 1/6 आया कि नहीं आया? तो 16/2/3% 1/6 कैसे हुआ? हल करके हुआ, सॉल्व करके हुआ। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात आप लोग है ना। तो 16/2/3% 1/6 कैसे हुआ? सॉल्व करके हुआ। कोई जादू नहीं है, होगा ये कुछ परसेंटेज जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होंगे, उन प्रतिशतों के भिन्न रूप फ्रैक्शन फॉर्म मैंने आपके सामने लिख दिए, क्योंकि ये परसेंटेज बार बार रिपीट होने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इन परसेंटेज के अलावा दूसरा परसेंटेज नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। अनंत प्रकार के परसेंटेज के संख्यात्मक मान कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा हाईलाइटेड है, थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस में, किताबों में, पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, वो मैंने लिख दिए ताकि इन पर हमारी नजर रहे। कम से कम इतना तो हम कर सके। बाकी जैसे जैसे नए नए परसेंटेज देखेंगे उसका फ्रैक्शन फॉर्म में याद होता जाएगा। तो क्या सीखना है आपको? यहां से याद करना है, याद नहीं करना है एक्चुअली। सारे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम इन्हीं प्रतिशतों से बार बार टकराने वाले हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इन्हीं प्रतिशतों से बार बार टकराने वाले, देखते देखते याद हो जाएगा। बस मैंने आपको दिखाना चाहा थोड़ा सा झलक कि ये परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म इस प्रकार से हमें करना है। तो जैसे 12.5% आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/8। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात? अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल पे आते हैं। सवाल में डी दिया है और पी निकालना है। बोलो समझे कि नहीं समझे? पेशेंस रखना पड़ेगा, धीमे धीमे आराम से, कोई जल्दी नहीं। एक सवाल समझ लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। समझ आई बात? बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ओरली होगा। पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 640। यदि इस क्वेश्चन के आंसर निकालने की बात करोगे तो ओरली आंसर आएगा बिल्कुल 640। कुछ करना ही नहीं। समझ में आई बात? हाँ, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें तो मैंने एक चीज आप लोगों को बताई कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, कैसे बनेगा क्वेश्चन। ये 5 मेंबर देख रहे हैं आप लोग, इन 5 में से किन्हीं 2 को लेकर सवाल बनेगा। इन 5 में से किन्हीं 2 को लेकर सवाल बनेगा। जैसे यहां किन 2 लोगों को लेकर सवाल बना? डी और पी। इन 5 में से कौन से 2 लोग आए? डी और पी। तो एक तो ये आया और एक ये आया, इन 2 को लेकर सवाल बना। समझ आई बात? तो सवाल कैसे बनेगा ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि इन 5 में से किसी एक का वैल्यू आपको दिया जाएगा और किसी एक का वैल्यू आपको निकालना होगा। इस प्रकार से सवाल बनेगा। समझ आई बात? क्लियर? तो अब देखिए यहां पर, यहां डी दिया है और क्या निकालना है आपको? पी। अब सुनिए मेरी बात, स्कूल में जब हम मैथ्स के क्वेश्चंस करते थे ना, तो वहां पर क्या होता था, जैसे थोड़ा सा याद करो अपने स्कूल टाइम को, कि वहां पर हम क्या करते थे कि जो भी निकालना होता था उसको बोलते थे माना कि x, फिर बड़ा सा कैलकुलेशन करके लास्ट में x का मान इतना। समझ आई बात? जो निकालना होता था उसको मान लेते थे, वही चीज यहां पर करेंगे। p निकालना है, p मतलब प्रिंसिपल, d मतलब समझते हो डिफरेंस, CISI का डिफरेंस अभी बताया मैंने, और p मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। जो निकालना उसको मान लेंगे। p यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि जो उधार लिया स्टार्टिंग में, मूलधन, मूल राशि जो आपने शुरुआत में उधार ली, वही पता करनी है क्या है। क्लियर? तो अब देखिए क्या निकालना है? पी निकालना है आपको, है ना। तो जो निकालना है ना उसको हम मान लेंगे। क्या कर लेंगे? मान लेंगे। जो भी निकालना है उसको हम मान लेंगे। समझ आई बात? अब पी मानने वाली बात समझना, बात को ना। टाइम 2 साल है, रेट 12.5%, 12.5% है, CISI का डिफरेंस, डी का वैल्यू दिया है 10 रुपए। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। पी को हम मान लेंगे। अब सवाल उठता है क्या मान सकते हैं? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, पी को आप कुछ भी मान सकते हो। पी को क्या मान सकते हैं, थोड़ी देर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। भी पी को हम क्या मान सकते हैं? पी को आप 1 मान लो, 2 मान लो, 1 करोड़ मान लो, 1 लाख मान लो, पी का वैल्यू a मान लो, पी का वैल्यू x मान लो, y मान लो, z मान लो। पी का मान कुछ भी मान लो, आंसर नहीं बदलेगा। कुछ भी मान के कर सकते हैं। जब कुछ भी मान के, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा मैं करके दिखा दूंगा, पी को कुछ भी मान के करोगे आंसर सेम ही आएगा। रास्ते बदलेंगे, उत्तर एक ही आएगा। जब
P को कुछ भी मान के आंसर सेम ही आएगा, तो क्यों ना फिर P का वैल्यू ऐसा माने कि जिसकी वजह से रास्ते में आने वाला कैलकुलेशन इजी हो। जो भी P मानोगे, P यानी कि उधारी, जितना उधार लिया, तो उधारी जितनी भी मानोगे उसके ऊपर कितने साल का ब्याज जोड़ा जाएगा? 2 साल का। जो भी उधारी आप मानोगे उसके ऊपर कितने साल का ब्याज जोड़ा जाएगा? 2 साल का। ये 2 साल, कितने साल? 2 साल। 2 साल किस दर से? 12.5% यानी कि 1/8। 2 साल किस दर से? 12.5% यानी कि 1/8 की दर से। तो अब ध्यान रहे कि P का मान ऐसा मानना है कि जब उसका 1/8 निकाले तो इजी वे में आ जाए। कुछ भी मान सकते, P कुछ भी मान लोगे, जब आंसर सेम ही आएगा तो क्यों ना P का मान ऐसा संख्या माने जिसका 1/8 बड़ा इजीली आ जाए, ताकि रास्ते का कैलकुलेशन इजी हो जाएगा ना। तो जो भी P मानोगे, इतना तो हम समझदार है, जो भी P मानोगे, P का आपको 1/8 निकालना है, तब जाके पहले साल का ब्याज आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें चाहिए कि P की जगह ऐसा संख्या मानो जो 8 से कट जाए। P की जगह ऐसा संख्या मानो जो किससे कट जाए? 8 से। हमें P मानते समय किसका ध्यान रखना है? ये बटा 8 का। समझ आई बात? तो 8 से सबसे अच्छे से कौन सिंप्लीफाई होगा? 8 से सबसे अच्छे से कौन कटेगा? कौन इजी वे में कट जाएगा? 8 खुद ही कटेगा। समझ में आ रही बात? कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एक सरल वैल्यू, सरल से सरल, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वैल्यू, छोटा से छोटा कौन हो सकता है? इजी से इजी कौन हो सकता है? तो 8 से 8 ही सबसे अच्छे से कटेगा। लेकिन ये तो समझ गए आप कि हमारे रास्ते का दुश्मन बटा 8 है कि नहीं है। और ये बटा 8 2 साल में कितनी बार है? 2 बार। तो मूलधन को मानेंगे 8 × 8 यानी कि 8 का स्क्वायर, है ना। 8 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, है ना। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 64। क्लियर? 8 × 8, 64 हटाओ, बाद में लिख लेंगे, ठीक है ना। 8 × 8 यानी कि 8 का स्क्वायर, ये मूलधन मान लेंगे आप। समझ आई बात? अच्छा, 2 साल है, 2 साल है तो 2 बार 8 काटना पड़ेगा ना। तो 2 बार 8 कट जाने के लिए 2 बार 8 होना चाहिए ना मूलधन में। समझ आई बात? क्लियर? तो एक चीज आप अभी से ध्यान रख ले, फिर से बता देता हूं, P का मान कुछ भी मानो, P को कुछ भी मानो, आंसर सेम ही आएगा हर केस में। P कुछ भी मान लो, आपका आंसर नहीं बदलने वाला। जब कुछ भी मान लेने से आंसर नहीं बदलने वाला, तो क्यों ना फिर P का वैल्यू ऐसा माना जाए जिसकी वजह से रास्ते में आने वाला गुणा भाग इजी हो जाए। तो आपने देखा कि P की जगह ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो 8 से कट जाए। तो 8 से सबसे अच्छे से 8 खुद ही कटेगा ना। समझ में आ रही बात? ये दुश्मन है, दुश्मन से दोस्ती कर लो। बटा 8 है तो 8 करके प्रिंसिपल मान लो। तो एक चीज आप ध्यान रखो, यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा, और ये चीज अपने माइंड में सेट कर लेना कि यहां से हमने ये सीखा कि जब भी 2 साल आएगा तो प्रिंसिपल नीचे वाले के स्क्वायर से, रेट को तोड़ के जो भी बटे में आएगा ना, रेट को तोड़ के जो भी बटे में आएगा, समझ में आ रही बात? नीचे वाले का स्क्वायर जब भी 2 साल आए। यदि 3 साल आया तो प्रिंसिपल क्या मानोगे आप? 8 × 8 × 8, क्योंकि उसमें 3 बार काटना पड़ेगा ना, बटा 8 3 साल में। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो एक चीज आप सेट कर लो यहां से कि जब जब 2 साल होगा प्रिंसिपल नीचे वाले के स्क्वायर से बनाओगे। मान लो 12.5% की जगह 16 2/3% रेट होता 1/6, तो बताइए यहां का प्रिंसिपल आप 6 के स्क्वायर से बनाओगे कि नहीं बनाओगे? नीचे वाले का स्क्वायर। तो एक चीज माइंड में सेट कर लो कि जब भी हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो आपका प्रिंसिपल कैसे बनेगा? हमेशा नीचे वाले के स्क्वायर से। बोलिए समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना? तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है इतनी सी बात सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को, है ना? ठीक है, ओके। अब चलो, अब आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो बनाना आता ही है। फर्स्ट ईयर में केवल मूल पर ब्याज लगेगा, तो 8 के स्क्वायर का 1/8, 8 का स्क्वायर यानी कि वो 64 हो गया। कितना हो गया? 64। 8 का स्क्वायर यानी कि वो हो गया आपका 64। क्लियर है ना? तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो 64 का 1/8 कितना होगा? 8। 64 का या 8 के स्क्वायर का 1/8 पहले साल का ब्याज, 8 के स्क्वायर का 1/8 या फिर 8 का स्क्वायर 64, 64 का 1/8। बताओ 8 आएगा कि नहीं आएगा पहले साल का ब्याज? 8 से ये कैंसिल, 8 से 8 बार कैंसिल। बताओ 8 आएगा कि नहीं आएगा पहले साल का ब्याज? बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात आप लोग। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना हुआ? 8 है ना। प्रिंसिपल 64 यूनिट है। क्या है? 64 यूनिट। आप चाहो तो 64x भी मान सकते हो, ये माना है हमने, है ना? तो क्या माना? प्रिंसिपल हमने 64 यूनिट। क्लियर? आराम से, कोई जल्दी नहीं, पहला दिन है आज, है ना? एक एक को समझने आना चाहिए, है ना? 64 यूनिट। 64 का 1/8 पहले साल का ब्याज 8 यूनिट बनेगा। दूसरे साल में मूल के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज, है ना? 1/8 12.5% है। इसका 1/8 8 और इसका 1/8 बताइए 1 आएगा कि नहीं आएगा?
अब देखो आप यहां पर, आप जानते हो ना ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज 17 यूनिट आया कि नहीं आया? चक्रवृद्धि ब्याज टोटल 17 यूनिट है ना। जब उधारी आपने मान के चालू किया तो इस मानी हुई उधारी के आधार पे जितने भी डाटा आएंगे सारे माने हुए ही होंगे कि नहीं होंगे? 64 यूनिट तो ये 8 यूनिट 1 यूनिट टोटल 17 यूनिट है ना। ऊपर वाला साधारण ब्याज होता है, आराम से ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। साधारण ब्याज कितना हुआ आपका बताओ? 16 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? साधारण ब्याज कितना हुआ? 16 यूनिट। सीआई में से एसआई गया तो डिफरेंस बताइए 1 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो डिफरेंस 1 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? समझे कि नहीं समझे? और एक और अमाउंट, मिश्रधन किससे बनता है? मूल प्लस ब्याज है ना। तो बताइए मूल कितना है? 64 यूनिट, वो देखो वहां पर। और ब्याज कितना है? 17 यूनिट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 64 प्लस 17 बताइए 81 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा मिश्रधन? 5 मेंबर, 5 मेंबर नजर आ रहे हैं आपको? ये देखो, ये प्रिंसिपल, ये एसआई, ये डिफरेंस, ये सीआई और ये अमाउंट, ये 5 लोग नजर आए कि नहीं आए? कहने का मतलब देखो क्वेश्चन ओरली होगा लेकिन पूरा बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। कहानी ऐसी, कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आया रेट, जैसे ही रेट देखा, टाइम देखा, आपका ये पिक्चर तुरंत बन के तैयार हो जाना चाहिए है ना। जैसे रेट आया 12.5%, 1/8 है ना। ये सब ओरली बनाने के तरीके, बहुत सारे शॉर्ट तरीके, बहुत सारे, कुछ नहीं है ये सारा गेम ओरली होने वाला गेम है ये। लेकिन सीखना है तो धीमे धीमे बताना पड़ेगा ना मेरे को, एक एक चीज क्लियर। हवा में तो सीधे में उड़ा नहीं सकता ना, सीधे ओरली है ना। इधर देखिए आप लोग, ओरली करेंगे हम, सारे क्वेश्चन ओरली करेंगे है ना। 12.5% क्या होता है? 1/8, समझ आई बात है ना? 1/8 क्लियर। तो सबसे पहले प्रिंसिपल माना, प्रिंसिपल कितना माना? 64 यूनिट क्लियर। नीचे वाले के स्क्वायर से ना, प्रिंसिपल मान के यही रेट लगा के ये सारे मेंबर बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? 64 का 1/8, 64 का 1/8, 8 का 1/8 1 क्लियर। तो सीआई कितना बना? 17 यूनिट, एसआई कितना बना? 16 यूनिट, डिफरेंस कितना बना? 1 यूनिट, और अमाउंट कितना है? 81 यूनिट क्लियर। समझ आई बात? जैसे ही रेट और टाइम आया, हमें अभी क्या सीखना और क्या आदत आपको अभी डालनी है, जैसे ही रेट और टाइम आया आपके 5 मेंबर बन के तैयार हो जाने चाहिए। कोई बोले प्रिंसिपल तो 64 यूनिट, साधारण ब्याज कहां है? तो 16 यूनिट, डिफरेंस कहां है? तो 1 यूनिट, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज कहां है? 17 यूनिट, अमाउंट कहां है मिश्रधन? 81 यूनिट। बोलो समझे कि नहीं समझे? जैसे ही रेट और टाइम आया आपके 5 मेंबर बन के बिल्कुल तैयार हो जाने चाहिए। समझ में इतनी सी बात? अब सुनो मेरी बात, अब सुनो, अब सवाल के हल पे आते। अब ध्यान रखना, ये आंसर नहीं है 16, ये हमारा माना हुआ है। ये आंसर नहीं है डिफरेंस, ये डिफरेंस नहीं है 1 रुपया, ये 1 यूनिट हमारा माना हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज 17 रुपया नहीं है, 17 यूनिट हमारा माना हुआ है। क्योंकि जब उधारी ही आप मान के स्टार्ट कर रहे हो, जब उधारी ही आप मान कर स्टार्ट कर रहे हैं तो मानी हुई उधारी के आधार पे जो ब्याज आएंगे वो भी तो माने हुए ही हुए कि नहीं हुए? मानी हुई उधारी से जब स्टार्ट करोगे तो मानी हुई उधारी के आधार पे जो जो भी आएगा वो सब माना हुआ ही हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा माना हुआ उधारी 64 यूनिट है, हमारा माना हुआ साधारण ब्याज 16 यूनिट है, हमारा माना हुआ चक्रवृद्धि ब्याज 17 यूनिट है, हमारा माना हुआ डिफरेंस 1 यूनिट है, हमारा माना हुआ अमाउंट 81 यूनिट है। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये सब हमारा माना हुआ है। अब हम अपनी मानी हुई दुनिया का ओरिजिनल दुनिया से रिलेट करेंगे, रिश्ता जोड़ेंगे। हमारी मानी हुई दुनिया का ओरिजिनल दुनिया से हम रिलेट करेंगे। समझ आई बात? ओरिजिनल दुनिया कौन? आपको पता वास्तविक दुनिया क्या है? वास्तविक दुनिया का मतलब होता है पैसा। पैसा, पैसा दिख रहा है इस बोर्ड पे कहीं आपको? पैसा दिख रहा है? ये 10 रुपये, ये 10 रुपये चमक, पैसा देखो, पैसा दूर से चमकता है, पैसा दूर से चमकता, दूर से, है ना। इस बोर्ड पे पैसा दिख रहा है आपको 10 रुपया, डी दिया है, पी निकालना है। वैसे तो हमारे 5 मेंबर बिल्कुल तैयार खड़े हैं अटैक करने के लिए, लेकिन इन 5 में से हमें केवल किससे काम है? डी से और पी से। इन 5 में से हमें केवल किससे काम है? डी से और पी से। समझ आई बात? तो इन 5 में से हमारे काम के 2 कहाँ हैं? डी और पी कहाँ है इन 5 में से, है ना। तो इन 5 में से देखते हैं डी और पी कहाँ है। देखो डी कहाँ है? डी, ये डी है क्या? ये डी है ना। एक तो ये हमारे काम का है और दूसरा कौन काम का है? पी। ये सवाल इन 5 में से किन 2 लोगों पे बना है? डी और पी पे। हमारे काम का पी कहाँ है? ये रहा हमारे काम का पी। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात क्लियर? हमें किससे काम है? डी और पी से। अब सुनो मेरी बात, अब तो हमारा डी कितना है? 1 यूनिट, हमारा पी कितना है? 64 यूनिट। 5 में से इन 2 से काम है। अब सुनो, ओरिजिनल
सच में डी का मान कितना दिया है? 10 रुपए। सच में डी का मान कितना दिया है? 10 रुपए। और हमारी कल्पना के आधार पे डी कितना है? 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट आप बताइए 10 रुपए के बराबर दिया कि नहीं दिया, है ना? ये रिलेट करेंगे, हमारी नकली दुनिया को ओरिजिनल दुनिया से रिश्ता जोड़ेंगे, रिलेट करेंगे। तो हमारा माना हुआ जो डी है 1 यूनिट, वो सच में उसका मान 10 रुपए दिया कि नहीं दिया? समझ में आई इतनी बात? ठीक है। अच्छा, ये 10 रुपए को 1 यूनिट के सामने क्यों रखा? क्योंकि डी का वैल्यू है ना, तो डी से ही तो रिश्ता जोड़ेंगे। ये 10 रुपया है, डी है, तो डी के सामने ही 10 रुपया रखेंगे ना। समझ आई बात? अच्छा, ये 10 रुपए को मैंने 16 बराबर 10 रुपए क्यों नहीं लिया? 1 बराबर 10 रुपए क्यों लिया? क्योंकि डी था ना वो, तो डी से ही तो रिलेट करेंगे, एसआई से थोड़ी ना रिलेट करेंगे। समझ आई बात? तो ये हमें क्या मिला? ये हमें हमारी मानी हुई दुनिया से ओरिजिनल दुनिया का रिश्ता, रिलेशन मिला, मैथमेटिकल रिलेशन। यानी कि कहने का मतलब 1 बराबर 10 रुपए। हमारी मानी हुई दुनिया में 1 बराबर 10 रुपए। 1 बराबर 10 रुपए तो 16 बराबर। यदि साधारण ब्याज निकालना होता तो 16 बराबर 16 गुणा 10 160 रुपए साधारण ब्याज आ जाता। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो 17 बराबर 17 इंटू 10 170 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता, है ना? मिश्र धन निकालना होता 81 इंटू 10। 1 बराबर 10 रुपए तो गुणा 10 करेंगे, सभी के ओरिजिनल वैल्यू निकल के आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, है ना? 1 बराबर 10 रुपए 16 बराबर 16 गुणा 10 160 रुपए, है ना? 1 बराबर 10 रुपए 17 बराबर 17 गुणा 10 170 रुपए। 1 बराबर 10 रुपए तो 81 बराबर 81 गुणा 10 810 रुपए। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें ये नहीं निकालना। हमसे क्या मांगा है? केवल पी। 1 बराबर 10 रुपए तो मूलधन कितना? तो 64 बराबर 64 गुणा 10। बताओ 640 रुपए आएगा कि नहीं आएगा आंसर हमारा? समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, जैसे ही रेट और टाइम आए, पी को मानते हुए सारे 5 मेंबर आपको स्ट्रक्चर बना के बना देने हैं ना। पी बनाया, पी के बाद एसआई बनाया, डी बनाया, सीआई बनाया, ए बनाया। अब इसका फायदा क्या है? 5 मेंबर रेट और टाइम देखते से ही हमने 5 मेंबर बनाना सीख लिए कि नहीं सीख लिए? मूलधन मान के सीख लिए। इन 5 में से किसी भी एक का मान दे दे, इन 5 में से किसी भी एक का रुपया बता दे, तो बाकी चारों का रुपया हम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? जैसे 1 यूनिट बराबर 10 रुपए, तो सीआई मांगे तो 17 गुणा 10 170 रुपए। एसआई मांगे मतलब 1 बराबर 10 तो 16 बराबर 16 गुणा 10 एसआई आ जाएगा। सीआई बराबर 17 इंटू 10 सीआई आ जाएगा। अमाउंट बराबर 81 इंटू 10 अमाउंट आ जाएगा। मूलधन बराबर 64 इंटू 640 आ जाएगा। लेकिन उसने डी दिया और केवल क्या मांगा? पी। तो बाकी चारों निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी एक का मान भी दे दे तो इतना मैंने आपको समझाया कि बाकी चारों का मान आप निकाल सकते कि निकाल सकते हैं यहाँ से। लेकिन ये हमें करना नहीं है, इतना बड़ा हमें बनाना नहीं है। ये सवाल समझ में आया? डी का वैल्यू 1 बराबर 10 रुपए, तो पी बराबर 64 बराबर 64 इंटू 10 640 रुपया। बोलिए आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है ना? ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ऊपर तक आपको विजिबल है पूरा? एक बार देख लेता हूँ मैं, है ना? ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना? ऊपर तक थोड़ा सा अब देखिए। यहाँ पर कहानी ऐसी है कि जैसे इस क्वेश्चन के शॉर्ट मेथड की मैं बात करूँ, है ना? ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया आप लोगों? शॉर्ट मेथड की बात करूँ तो देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे इजी वे में। जैसे रेट दिया है आपको 12.5%। कितना रेट दिया है आपको? 12.5%। 12.5% कितना होता है? 1/8। ये आपको समझ में आ गया ना पूरा स्ट्रक्चर? बेसिक प्लेटफॉर्म मैंने आपका बना दिया। अब मैं डायरेक्ट मेथड कैसे लगाऊंगा, है ना? तो अब ध्यान देना, 12.5% कितना होता है? 1/8। क्लियर? 1/8 ऐसे करना। इसके बाद अच्छा हमें किससे काम है? डी और पी से। किससे काम है? डी और पी, है ना? तो डी और पी डायरेक्ट बनाने का तरीका है ना? डी और पी डायरेक्ट बनाने का तरीका है। अब देखिए यहाँ पर डी और पी डायरेक्ट आप कैसे बनाएंगे, सुनिए, है ना? अब सुनना, जैसे हमने डी और पी कितना संघर्ष करके हमने डी पाया और पी पाया। डी कितना मिला हमें? 1 यूनिट, और पी कितना मिला? 64 यूनिट। तो डी और पी निकालने के लिए इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बनाएंगे। डी और पी कैसे बनाएंगे? जैसे ही रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ऊपर वाले के स्क्वायर से हमेशा डी बनेगा और नीचे वाले के स्क्वायर से हमेशा पी बनेगा। बस खत्म हो गया सवाल। ध्यान देना, आराम से, शांति से, है ना? कितने साल पे काम कर रहे हैं हम? अभी 2 साल पे। कैसे बनेगा? डी। डी यानी कि क्या होता है? सी आई एस आई का डिफरेंस।
आराम से शांति से सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में क्लास के एंड में फिर से मैं शॉर्ट में समराइज करूंगा पूरी पिक्चर को, है ना, 2-3 बार बताऊंगा, रटा दूंगा आप लोगों को, चिंता ना करें, है ना। तो देखिए डी और पी कैसे बनेगा, ऊपर वाले के स्क्वायर से हमेशा डी बनेगा और नीचे वाले के स्क्वायर से हमेशा क्या बनेगा, पी। मूलधन तो अरे यार आप भी जानते हो, मूलधन तो नीचे वाले के स्क्वायर से बनता था कि नहीं बनता था डायरेक्ट, तो मूलधन तो नीचे वाले के स्क्वायर से भी बनता था। नया क्या सीखा कि डी का वैल्यू कैसे बनेगा, ऊपर वाले के स्क्वायर से हमेशा क्या बनेगा, डी। तो बताइए 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा कि, इसको मिटा देता हूं, है ना। 1 का स्क्वायर 1 यूनिट और 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64 यूनिट। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बार। ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनेगा, नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनेगा ना। 1 का स्क्वायर 1 यूनिट, 8 का स्क्वायर 64 यूनिट। बोलो क्लियर है, इतनी सी बात है ना। अब तो ये जो 64 यूनिट 1 यूनिट हमने पाया, देखो कितना इजीली आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब हमें डी का मान 10 रुपए, तो हमारा जो डी है 1 यूनिट, इसका सच में वैल्यू 10 रुपए दिया कि नहीं दिया। 1 बराबर 10 रुपए, तो 64 बराबर 64 इंटू 10, बताओ ये 640 रुपए आएगा कि नहीं आएगा। 1 बराबर 10 रुपए, तो 64 बराबर 64 इंटू 10, बताइए 640 रुपए आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात आप लोग क्लियर है। तो अब एक चीज अपने माइंड में सेट कर लो आप लोग, मैंने जितना भी बताया अभी तक इस बोर्ड पे सब भूल जाओ, आपको कुछ ध्यान नहीं रखना। बस इतना ध्यान रखो कि 2 साल में 3 साल में क्यूब लगेंगे, 3 साल पे आऊंगा, 3 साल पे दिमाग नहीं लड़ाना अभी है ना, 3 इयर्स पे, 4 इयर्स 5 इयर्स सब बता दूंगा मैं आपको, बहुत इजी है, ओरली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो बस इतना आप दिमाग में सेट करो सब भूलकर कि जैसे ही दर को आप फ्रैक्शन में भिन्न में बदलेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले के वर्ग से हमेशा डी बनाना है, नीचे वाले के वर्ग से हमेशा पी बनाना है। क्यों होता है ऐसा, उसका बेसिक मैं आपको बता दूंगा, क्लियर है ना। बस इतना ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं करना है, क्लियर। ऊपर वाले का स्क्वायर 1 यूनिट, नीचे वाले का स्क्वायर 64 यूनिट, तो डी 1 यूनिट का मान, डी का मान 10 रुपए, 1 बराबर 10, तो 64 बराबर 64 इंटू 10, 640 रुपए आंसर आएगा कि नहीं आएगा। वही कहानी, वही 64 यूनिट 1 यूनिट डायरेक्ट इस प्रकार से हमें मिलेगा। तो ओरली आंसर आएगा कि नहीं आएगा। इमेजिन कर लो डी और पी के ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64, 1 बराबर 10 रुपए, तो 64 बराबर 64 गुणा 10, 640 रुपए मूलधन आएगा कि नहीं आएगा। बोलो जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने होता है, इसको मिटा देता हूं, है ना। 14/2/7% कितना होता है, 1/7। डी और पी कैसे बनेगा, ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनेगा, नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनेगा, तो 1 यूनिट और 49 यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनेगा, नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आया 15%, 15% क्या होता पता, 3/20। डी कैसे बनेगा, ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनेगा, नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनेगा। ऊपर वाले के स्क्वायर से डी, नीचे वाले 3 का स्क्वायर 9 यूनिट और ये 20 का स्क्वायर 400 यूनिट। समझे कि नहीं समझे। क्या सीखना है आप लोगों को, केवल कि ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनेगा और नीचे वाले के स्क्वायर से क्या बनेगा, पी। बस इतना जो मैंने गाया, जो भी मैंने सुनाई कहानी, उसका निष्कर्ष बस ये निकालो, ये याद करो आप थोड़ी देर के लिए कि ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनेगा और नीचे वाले के स्क्वायर से क्या बनेगा, पी। आराम से, इजी, कोई जल्दी नहीं, है ना। समझ आई बात, क्लियर है ना। बाकी ये बेसिक मैंने आपको समझाया पूरा, है ना। इस तरीके को हमें फॉलो नहीं करना है, ये तरीका बस मैंने आपको समझाया, एक बेसिक तरीका सिखाया, समझाया, समझ आई बात। लेकिन हमें क्वेश्चन कैसे करने, ऐसे करने। हर एक क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से शॉर्ट में करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत इजीली करेंगे। समझ आई बात, क्लियर। तो चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं ओरली ऐसे क्वेश्चन करने की, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। आपको करना ये है, लेकिन इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। समझ आई बात, है ना। इस क्लास को आप रिपीट करके देख सकते हो, है ना, आराम से, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस में आपकी करवाता हूं, थोड़ा सा मैं रिवीजन करवाता हूं आप लोगों का, है ना, 1-2 क्वेश्चन लेकर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया है ना, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, टाइम दिया है 2 साल, रेट है 11 1/9%, कितना होता है 1/9। ये 1/9 होता है, सॉल्व करके मैंने लिखवाए थे अभी परसेंटेज फ्रैक्शन, है ना। 2-3 बार करोगे अपने आप रट जाएगा, अपने आप रटने की जरूरत नहीं है। डी दिया है आपको यहां पर 100 रुपए और आपको क्या निकालना है, पी। क्या निकालना है, पी, है ना। अब देखो यहां पर, चलो भैया डी और पी बना ले, है ना। आप जानते हो ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनेगा और नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनेगा, तो डी कितना बना आपका 1 यूनिट और पी कितना बना आपका 81 यूनिट, है ना।
डी 1 यूनिट और नीचे वाला क्या बनेगा 81। ये 1 यूनिट डी किसके बराबर है 100 रुपए। 1 यूनिट बराबर 100 रुपए, तो 81 यूनिट बराबर 81 इंटू 100, 8100 रुपए आएगा। 1 यूनिट बराबर 100 रुपए, तो 81 बराबर 81 इंटू 100, 8100 रुपए आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? ये 2-3 क्वेश्चन करवाने के बहाने मैं आपका हाथ सेट करवा रहा हूँ इस चीज पर, है ना, एक प्लेटफॉर्म जनरेट कर रहा हूँ आपका, ठीक है। जैसे और क्वेश्चन आया हमारे सामने, टाइम 2 साल, रेट है आपका 16/2/3%, है ना। डी दिया है आपको 20 रुपए, आपको निकालना है मूलधन। क्लियर? 16/2/3% 1/6 होता है, 1/6 है ना। डी और पी कैसे बनाएंगे आप? ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनेगा, नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनेगा। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 यूनिट, और 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 यूनिट। 6 का स्क्वायर आएगा 36 यूनिट। क्लियर? ये डी 1 यूनिट, ये डी 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर दिया आपको 20 रुपए। 1 यूनिट बराबर 20 रुपए, तो 36 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मूलधन बताओ। तो 36 इंटू 20 कितना आएगा ये बताइए? 720 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? तो प्रिंसिपल 36 इंटू 20 बताइए 720, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20, तो 36 इंटू 20 720 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? एक और क्वेश्चन लेता हूं, है ना। देखिए एक और क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। जैसे टाइम 2 ईयर से रेट है हमारा 15%। मैंने बोला ना रटा दूंगा मैं आपको, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो आप। 15% 3/20 होता है। कैसे होता है? परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 20 बार, आएगा 3/20 15%। तो 15% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? परसेंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, काटो, कैंसिल करो, है ना। 3/20। क्लियर? कैलकुलेशन से किसी चीज से नहीं डरना, सब चीज साथ में लेते हुए चलूंगा मैं, है ना। डी का वैल्यू दिया है यहाँ पे आपको 90 रुपए, आपको क्या निकालना है? मूलधन। क्लियर है ना, ये सवाल है। चलो डी और पी बना ले। कैसे बनेगा डी और पी? ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनेगा और नीचे वाले के स्क्वायर से क्या बनेगा? पी। तो बताइए 3 का स्क्वायर 9 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 9 यूनिट। और 20 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ? 400 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? 3 का स्क्वायर 9 यूनिट है, 20 का स्क्वायर 400 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। अब ये 9 यूनिट डी सच में कितने रुपए के बराबर दिया? 90 रुपए। 9 यूनिट बराबर 90 रुपए, है ना। यदि 9 यूनिट बराबर 90 रुपए, तो 400 यूनिट बराबर कितना आएगा? आंसर यहां पे हमारा, है ना। अब देखो जरा, अभी तक क्या था? 1 बराबर, अभी डी ऊपर 1 था, तो 1 का स्क्वायर डी का वैल्यू हमेशा अभी तक सारे सवालों में 1 ही यूनिट आ रहा था, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही यूनिट है। लेकिन अब 3 का स्क्वायर 9 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? समझ आई बात? 1 बराबर इतना, तो 36 बराबर 1 बराबर 20, तो 36 बराबर 36 इंटू 20। जब 1 होता है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी दिखता है हमें। 1 बराबर 20, तो 36 बराबर 36 इंटू 20। 1 बराबर 10, तो 36 बराबर 36 इंटू 10। 1 बराबर 1 बराबर 1 बराबर। अब यहाँ 1 बराबर नहीं है, यहाँ पे 9 बराबर है। तो 9 बराबर 90 रुपए। आराम से शांति रखना, है ना। इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। आराम से रोक रोक के आप नोट्स बनाइए, है ना। बहुत सिस्टमेटिक, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं क्लास में, जितने करते हैं उससे ज्यादा यहां करवाऊंगा मैं क्वेश्चंस आप लोगों को, है ना। प्रैक्टिस भी करवाऊंगा सब यहीं पर, बार 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 बार। 9 यूनिट बराबर 90 रुपए, तो 400 यूनिट बराबर कितना? बताइए आंसर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। देखो ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, ये यदि समझ में आ गया तो बड़ा इजी लग रहा होगा, है ना। सवाल का महत्व तब पता चलता है जब वो सवाल एग्जाम में आता है और हम कर देते हैं, तो सवाल की वैल्यू बढ़ती है कि वाह यार ये क्वेश्चन हमने किया था, है ना। तो क्वेश्चन की वैल्यू थोड़ी क्रिएट करें आप, वैल्यू समझे ना। यही सवाल जब एग्जाम में आएगा तो इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। अभी हल्के में ले रहे हैं हम, है ना। तो थोड़ा सा सिंसियरली सीरियसली चीजों को ले। 9 यूनिट बराबर 90 रुपए, 400 बराबर कितना? अच्छा बताओ, इसमें क्या गुणा किया कि 90 बना? इसका 10 गुना है कि नहीं? 9 का 10 गुना है कि नहीं? 9 में क्या गुणा किया कि 90 रुपये बना? 9 में क्या गुणा किया कि 90 रुपया बना? बताइए 10 का गुणा किया होगा क्या? 9 में क्या गुणा किया कि 90 रुपये बना? 9 में 10 का गुणा किया होगा कि नहीं किया होगा? कहने का मतलब हमारी नकली दुनिया से असली दुनिया का रिलेशन 10 गुना का है कि नहीं? यहां से यहां का रिश्ता, यहां से यहां का रिश्ता 10 गुना का है कि नहीं? तो 400 गुणा 10, बताओ 4000 रुपये मूलधन आएगा कि नहीं आएगा? डरना नहीं इससे, पकड़ो ऐसा क्या गुणा किया होगा 9 में के 90 आ गया इंटू 10, तो 400 गुणा 10, बताइए 4000 रुपये आंसर आएगा कि नहीं आएगा?
बोलो समझे कि नहीं समझे इतने सी बात सभी लोग, क्लियर है ना? इन केस आपके दिमाग में न जाए ये चीज, है ना, कि भैया नहीं आ रही, ये क्या गुणा हो रहा मेरा दिमाग, यदि आपका दिमाग इतना न चले कि क्या गुणा हो रहा है, तो इतना सा काम करो, 9 बराबर 90 है तो 9 बराबर 90, 9 बराबर 9 यूनिट है ना, 9 यूनिट बराबर क्या दिया आपको 90 रुपए। तो यहां से क्या करो आप 1 यूनिट का मान निकाल लो, 1 यूनिट 90/9, बताइए 10 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ जरा, 9 यूनिट बराबर 90 रुपए, तो हमेशा 1 का मान निकाल लो, है ना। यदि डायरेक्ट न पकड़ में आए कि क्या गुणा हुआ तो साइड में लो 9 बराबर 90 को, हमेशा यहां से 1 का मान निकाल लो, तो 9 90 के 1 का मान 10 रुपए आए कि नहीं? 1 बराबर 10 रुपए, तो 400 बराबर 400 गुणा 10, है ना। 1 बराबर 10 रुपए, तो सीधी सी बात है 400 यूनिट बराबर, है ना, 1 यूनिट बराबर 10 रुपए, तो 400 यूनिट बराबर 400 × 10। आप ही देखो 4000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा आंसर, है ना। छोटी छोटी चीज़ों को भी मैं पकड़ पकड़ के टाइम ले रहा हूँ ताकि कोई भी छूटे ना, है ना, छोटी छोटी चीज़ आपको परेशान ना करे। 9 बराबर 90 तो 400 बराबर 1 का मान 10 रुपये, तो 400 बराबर 400 × 10, बताओ 4000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? या फिर 9 बराबर 90 तो × 10 का रिलेशन है ना, × 10, क्लियर। तो 400 × 10 बताइए 4000 रुपये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना। तो प्रिंसिपल कितना आएगा इसका 4000 रुपये। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? बोलिए क्लियर है, इतनी सी बात है ना। प्रिंसिपल कितना आएगा 4000 रुपये, है ना। अब देखो बात क्या है पता है, बात ऐसी है कि ये तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके सामने सवाल का, ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसा थोड़ा ना दिखेगा, क्वेश्चन तो लैंग्वेज में लिखा होगा ना, लैंग्वेज होगी ना, 2-3 लाइन शब्द होंगे, शब्दों के आधार पे सवाल बनेगा, ऐसा चित्र थोड़े ना बनेगा सवाल का, समझ आई बात। तो अब देखिए आपके एप्लीकेशन में मैंने आपको शीट सेंड की है ना, जो मेरा ऐप है ना, उस ऐप में आप अपने बैच पे क्लिक करेंगे, अपने बैच पे क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर, आपके बैच पे जो एक्सप्लोर का साइन आ रहा है ना, बाय करने के बाद जो एक्सप्लोर का साइन आ गया है, जो मैंने अनलॉक किया है, एक्सप्लोर का साइन आया है ना, तो वो जो एक्सप्लोर के साइन पे आप क्लिक करेंगे ना वहां पे, क्लियर, तो अंदर ओपन करेंगे तो नीचे आपको स्टडी मटेरियल दिखेगा आराम से, है ना। क्या दिखेगा आपको वहां पे? स्टडी मटेरियल। अभी मैं होमवर्क भी दूंगा आपको आज की क्लास के बेसिस पर, है ना, थोड़ा पेशेंस रखें। आपको दिखेगा वहां पर स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल में आपको सीआई की शीट दिखेगी, सीआई की पीडीएफ दिखेगी, है ना। उस सीआई की शीट को आपको डाउनलोड करना है ना। अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया, अब इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर मैं शीट के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। स्टडी मटेरियल में जाना है, स्टडी मटेरियल में आपको सीआई की शीट दिखेगी, सीआई की शीट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अब उस शीट के सवाल में आपको यहां पर करवा रहा हूं, है ना। शीट का क्वेश्चन नंबर मैं बताऊंगा, वो क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करेंगे। तो आप क्या कर लें, इसको डाउनलोड करके रख लें पहले से, क्लास को थोड़ा सा रोक दे, रोकने के बाद वहां जाकर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद क्वेश्चन को सामने ले लें अपने, या फिर क्वेश्चन को लिख लें जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, है ना। क्योंकि जब मैं वो क्वेश्चन समझा रहा हूं तो वो क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा हुआ होना चाहिए। या तो मोबाइल में ही खोल लें साइड में, है ना, मिनिमाइज करके उसको क्वेश्चन को देख लें, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखें, या फिर किसी दूसरे मोबाइल में क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन के बाद फिर इस मोबाइल में मेरी क्लास के द्वारा आप सॉल्यूशन देखें। समझ आई बात? मतलब जब मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं तो क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, है ना, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्लियर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी 3-4 क्लासेस के बाद क्वेश्चन यहां पर आपको दिखने लगेगा, 3-4 क्लासेस के बाद क्वेश्चन यहां प्रेजेंट होने लग जाएगा। समझ आई बात, है ना। अभी थोड़ा सा मैनेज कर लें, ठीक है, और मैनेज कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी आपके पास शीट है, शीट के क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूं, है ना। चलो अब देखो यहां पर, है ना, टाइप फर्स्ट। सबसे पहले हम सीआई का टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन, है ना। जो क्वेश्चन मैं भी करवा रहा था वो क्वेश्चन जब लिखा हुआ आएगा तो कैसा दिखेगा, जब तक क्वेश्चन को पढ़ के आप समझ नहीं पाओगे। सबसे बड़ी समस्या व्यापम में क्या है पता है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में ही नहीं आता क्या करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। सबसे बड़ी समस्या यही है। तो अब देखिए आप यहां पर क्या है क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट का मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं 12, क्वेश्चन नंबर 12, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में ले रहा हूं यहां पर टाइप फर्स्ट का, है ना। अब देखिए, ठीक है, बस 5 मिनट की क्लास और बची है हमारी, है ना, देख लीजिए, है ना, लास्ट बस एंडिंग है। मैं होमवर्क दूंगा, फिर हम अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना।
क्वेश्चन नंबर 12 ले रहा हूं सबसे पहले, अपने हिसाब से लूंगा क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन आगे पीछे करके कवर अप करवाऊंगा। अभी मैं टाइप फर्स्ट पर हूं और ये जो सीआई की शीट मैंने दी ना, इसमें क्वेश्चन कम है। ये सीआई की शीट के सारे क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ही, इसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट आपको सीआई में मैं करवाने वाला हूं। बहुत सारे क्वेश्चन सीआई में ऐसे भी करवाने वाला हूं जो शीट ये शीट मैंने छोटी बनाई है, क्योंकि व्यापम में चक्रवृद्धि ब्याज बहुत कम पूछा गया है। व्यापम में साधारण ब्याज बहुत अच्छे से पूछा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत कम पूछा गया है, इसलिए व्यापम के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज की शीट मैंने छोटी बनाई है। लेकिन फिर भी जितना शीट है उसके दुगने क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करवाऊंगा। अभी सिर्फ पिक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम सीआई की, समझ में आ रही बात है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आता हूं मैं। क्या है सवाल नंबर 12। सबसे पहले मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको, पी एस आई डी सी आई और ए, है ना। सवाल कैसे बनेगा सुन लेना फिर से, वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से। सवाल कैसे बनेगा, सवाल इन 5 में से किन्हीं 2 को चुन के बनेगा, किन्हीं 2 को चुन के बनेगा। जैसे अभी हम गेम खेल रहे हैं पी और डी का। क्या गेम खेल रहे हैं अभी हम? पी और डी का। सवाल इन 5 में से किन्हीं 2 को चुन के बनेगा, है ना। हो सकता है सीआई दिया हो, एसआई निकालना है, ए दिया हो, डी निकालना है। किन्हीं भी 2 को चुनेगा, 2 में से किसी एक का मान देगा, बाकी कोई एक आपसे निकालने को बोलेगा। समझ आई बात। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ के ये देखो कि इन 5 में से कौन से एक का मान हमें दिया है रुपए में। इन सवाल को पढ़ के पहले क्या ढूंढोगे कि इन 5 में से किस एक का मान हमें रुपए में दिया है और किस दूसरे का मान हमें रुपए में निकालने को बोला है। तो इन 5 में से उन 2 लोगों को सवाल पढ़ के ढूंढो। क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। आराम से क्लास को रोक के आप शीट डाउनलोड कर लें स्टडी मटेरियल में जाके, और फिर क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, है ना। लगभग 3, 4, 5, 6 क्लासेस के बाद क्वेश्चन यहां पर दिखने लग जाएगा आपको, है ना, क्योंकि लिखने में को टाइम लगेगा इसलिए, है ना। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ रहा हूं, किसी राशि का 2 वर्ष का, इंग्लिश में भी रीड करूंगा, है ना। किसी राशि का 2 वर्ष, टाइम कितना है? 2 वर्ष। किसी राशि का 2 वर्ष, टाइम और रेट सबसे पहले चाहिए हमें। टाइम 2 वर्ष है ना। किसी राशि का 2 वर्ष, टाइम और रेट तो चाहिए ही चाहिए। टाइम 2 वर्ष, किसी राशि का 2 वर्ष का 20%, 20% जो प्रतिशत में होगा वो दर ही होगा। किसी राशि का 2 वर्ष का 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपए है। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर रुपए। सवाल में रुपए में क्या दिया है वो देखो। सवाल में मेरे को 48 रुपए तो दिख रहा है, चलो छोड़ो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, चाहे कुछ समझ में नहीं आया इंसान को, चाहे कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा हो, वो अनपढ़ व्यक्ति हो चाहे, लेकिन रुपया तो उसको दिख ही जाता है। इतना तो सबने सीखा है बचपन से। इस सवाल में आपको रुपया, सवाल के अंदर सबसे पहले ये देखो पैसा का, रुपया का है। 48 रुपया अलग ही चमक रहा है, वो 48 रुपया लिख दो। अब पढ़ो, सवाल को पढ़ो कि 48 रुपया कौन है, कौन है वो 48 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपये दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपये, यानी कि किसका मान है 48 रुपये? डी का। सवाल में पैसा तो दिया होगा, कौन है वो पैसा पढ़ो। 48 रुपया, क्या है 48 रुपया? ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ध्यान रखना, टाइप फर्स्ट का सीआई शीट का क्वेश्चन नंबर 12 है ना। इसकी आंसर शीट सीआई शीट के एंड में दी है ना। तो डिफरेंस कितना है? 48 रुपये। क्लियर। अच्छा, क्या निकालना है? मूलधन ज्ञात करें, प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सवाल को पढ़ के स्ट्रक्चर बन रहा कि नहीं बन रहा? क्या देखना है सवाल में? टाइम देखना, रेट देखना है। क्या लिखा है? किसी राशि का 2 वर्ष का 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि डिफरेंस। डी मतलब बताओ सीआई माइनस एसआई होता है कि नहीं होता? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपये। क्या निकालना है आपको? प्रिंसिपल निकालना है, पी निकालना है। तो बताओ वही सवाल है कि नहीं जो सवाल में अभी करवाया आपको 3-4? डी और पी के सवाल है कि नहीं बताओ मेरे को जरा, है ना। बहुत सारी मेथड है, सारी मेथड आपके सामने रखने वाला हूं मैं। अच्छा, 20% 1/5 होता है क्या? कैसे होता है 20% 1/5? परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 0 0 कैंसिल, 2 से 1 बार, 2 से 5 बार। बताओ 20% 1/5 आएगा कि नहीं आएगा? बटा 100 करके कैंसिल कर लो, है ना। इंग्लिश में भी रीड कर देता हूं इस क्वेश्चन को। द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर अ प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 20%, एट द रेट ऑफ 20%, एट द रेट ऑफ 20%, है ना। एंड फॉर 2 years, 2 वर्ष, एट द रेट ऑफ 20% फॉर 2 years is ₹48. The difference between CI and SI is ₹48. Difference between CI and SI is ₹48. Find the principal. क्या निकालना है? What is principal? P का वैल्यू निकालना है। इंग्लिश से भी समझ सकते हैं आप, जिसका इंग्लिश मीडियम है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
पहली क्लास में टाइम ले रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन में टाइम ले रहा हूँ, कई लोग बोर हो रहे होंगे, मेरे को पता है, ठीक है, लेकिन टाइम लेना थोड़ा सा जरूरी है। 20% क्या होता है? 1/5। अब देखिए वही कहानी डी और पी की, ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनता है 1 का स्क्वायर 1 यूनिट, और नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनता है 5 का स्क्वायर 25 यूनिट। ये 1 यूनिट डी किसके बराबर दिया आपको? 48 रुपए के बराबर। 1 बराबर 48 तो 25 बराबर 25 गुणा 48, एक ही है ना, 1 बराबर 48 तो 25 बराबर 25 गुणा 48 है ना, तो 25 गुणा 48 कितना आएगा आपका? शायद 1200 रुपए आएगा। ये गुणा कर लेना, 25 में 48 का मल्टीप्लाई कर लेना ना, 25 में 100 का मल्टीप्लाई करके 48 में 100 का मल्टीप्लाई करके 1/4 कर लो तो भी आ जाएगा, है ना। तो बताइए ये 25 गुणा 48 करना है आपको, गुणा करना पड़ेगा, कोई जादू नहीं है, मेरी प्रैक्टिस है, मेरा डायरेक्ट आ जाएगा 48 × 100 करके 1/4। मत दिमाग लड़ाओ, आराम से 25 गुणा 48 करो, 1200 रुपए आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? ये मैंने आपको समझाना चाहा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से आंसर कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के सवाल को समझना कैसे। तो आज की क्लास में सिर्फ एक ही प्रकार के सवाल आपको करना है, कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लड़ाना। आज की क्लास में आपको 3 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा सब मैं बताऊंगा। आज की क्लास में सिर्फ एक ही चीज हमने सीखी कि ये वाले सवाल को करना सीखा। इन 5 लोगों में से केवल डी और पी के साथ डील करना सीखी हमने ये सवाल। तो अब टाइप फर्स्ट में शीट में कितने सवाल ऐसे हैं जो आपको होमवर्क है, इसी प्रकार के मैं दे रहा हूं ना, इसी प्रकार के सवाल आपको होमवर्क में दूंगा, ताकि जो प्रकार आपने पढ़ा इस क्लास में, इस क्लास को बार बार रिपीट करके देख देख के सारा होमवर्क आपको आज के दिन ही खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से ऐसे हैं मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर देखिए। टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13 आपको करके लाना है, आंसर शीट है, आंसर शीट से मिला मिला के, है ना, सारे सॉल्व करके लाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 के बाद 15, है ना, 15 के बाद 1 मिनट, है ना, 15 के बाद आपका सवाल नंबर है जो आपको करना है 15 के बाद 24 टाइप फर्स्ट, ये होमवर्क है आपका, गृह कार्य है ना। 24 के बाद 26 के बाद 27 के बाद 28 के बाद 28 के बाद 28, है ना, 1 मिनट, 28, बस ये इतने ही क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपका, गृह कार्य है। आज की क्लास से परिणाम क्या निकलेगा, आज की क्लास से आपका क्या फायदा, आज की क्लास देखकर आपका जो फायदा है वो ये सवाल आपसे खुद से बनने चाहिए। समझ आई बात? टाइप फर्स्ट, आंसर शीट दिए पीछे, मेरे को पता है कई लोगों को नहीं आएंगे, नहीं आए, यदि नहीं आता है तो बार बार इस वीडियो को स्क्रॉल करके देखो, वीडियो को स्क्रॉल कर करके देखो, बार बार वीडियो देखो, बार बार क्वेश्चन पे प्रयास करो। वीडियो देखा, क्लास देखी और फिर क्वेश्चन करा, अरे यार ये क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इसी के जैसे क्वेश्चन है सारे के सारे, क्यों नहीं बनेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा अलग है, सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। समझ आई बात? तो आज की क्लास के बेसिस पर आपको ये सवाल करके लाना है आज ही। यदि नहीं आ रहा है सवाल तो कम से कम 10-15 मिनट उसमें देना है। मैं जो बोल रहा हूं इससे रिजल्ट बनेगा। यदि ऑफिसर बनना है, नौकरी चाहिए, तो मैं अभी जो बोल रहा हूं जो काम करने को, वो काम आपको करना पड़ेगा। नहीं आ रहा सवाल, बैठे रहो 15 मिनट। मान लो इनकेस क्लास को देखोगे ना, इसको बार बार रिपीट करके समझ में आएगा। इनकेस फिर भी नहीं समझ में आता, अपने दोस्त से फोन लगा लो कि यार ये क्वेश्चन बताना थोड़ा सा, ये क्या हो, मेरे को समझ में नहीं। ये डेडिकेशन होना चाहिए आपका, ये डेडिकेशन, ये जुनून जब आप दिखाओगे ना कि नहीं आज की हालत में इन सवालों को करना ही है, ये डेडिकेशन, ये आग जब तक अंदर नहीं आएगी ना, तब तक आपका हाथ नहीं जमेगा गणित में। किसी भी फील्ड में आपको ये संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। कोई चीज नहीं आ रही है फिर भी लगे हुए, फूक दे खुद को ज्वाला ज्वाला, फूक दे खुद को ज्वाला ज्वाला, बिन खुद जले न हो उजाला। मिल्खा सिंह देखिए ना आप लोगों ने, तो ध्यान रखना है ना, जुनून तो चाहिए ही चाहिए आप लोगों को, आग तो आपके अंदर होनी चाहिए। बिना आग के कुछ नया सीख नहीं पाओगे संघर्ष करके, है ना। तो कुछ नहीं, आज का टारगेट सिर्फ आपका ये है। मैं बोल रहा हूं एग्जाम में सिलेक्शन होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक तरीका है, मैं जो बोल रहा हूं वो करते जाओ डेली। मैं सारे क्वेश्चन यही रटवा दूंगा आपको। समझ में आ रही बात? आज की क्लास में केवल एक ही क्वेश्चन हमने सीखा है, एक ही क्वेश्चन, सीआई का थोड़ा सा बेसिक सीखा है। समझ आई बात? ये क्वेश्चन करके लाइए, है ना।
बाकी दूसरे सब्जेक्ट किसी के रीजनिंग वगैरह सारे सब्जेक्ट लगभग 10 से 15 दिन बाद से आपके सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। अभी मैथ्स पर हमें हाथ जमाना है अपना, समझ आई बात। और होमवर्क पे ध्यान दें, क्लियर। व्यापम की एग्जाम बहुत ईजी चीज है, हवा में उड़ा देंगे हम व्यापम का गणित पूरा, और व्यापम के गणित में पूरे में से पूरे नंबर लेकर आओगे, मेरी गारंटी है। 10-12 दिन बाद से एडवांस मैथ्स भी हम स्टार्ट करेंगे। हाँ है ना, ठीक है, क्लियर। तो चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।